नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल नोवेल टेप पर। यहाँ आपको मिलेगा बेहतरीन फैंटेसी और एडवेंचर उपन्यासों का आनंद। मैं आपको आकर्षक कहानियाँ और रोमांचक किरदार प्रस्तुत करूंगा। मेरे वीडियो विशेष रूप से मनोरंजन और शिक्षा के लिए बनाए गए हैं। यह किसी भी व्यक्ति या संस्था को नुकसान पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है। यदि आपको इस सामग्री को लेकर कोई समस्या हो तो कृपया संपर्क करें। मैं यहाँ नियमित रूप से नए उपन्यास और कहानियाँ अपलोड करता रहता हूँ। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आएं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी प्रतिक्रियाएं और सुझाव नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वयस्क कहानियों के लिए मेरी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, लिंक विवरण में है। धन्यवाद और जुड़े रहिए मेरे साथ नई कहानियों के लिए। इस अतिरिक्त 300 पाउंड आध्यात्मिक अनाज को 1500 अनाज परिहार केक में बदला जा सकता है, जिससे अतिरिक्त 300 स्पिरिट स्टोन अर्जित किए जा सकते हैं। दासों में आर्थिक रूप से सबसे अधिक लाभदायक बन गया था, उसकी खेती व्यर्थ नहीं थी। हाल ही में हैश को शायद ही कभी हराया गया और उसके कुछ कर्तव्यों को स्पिरिट फील्ड्स के प्रबंधन के लिए उसे सौंप दिया गया ताकि वह मार्शल आर्ट का अध्ययन जारी रख सके। उजी को लगा कि एक महत्वपूर्ण क्षण आ रहा है। वह बार बार लड़ने के लिए राक्षस जानवरों की तलाश करता है, हर दिन घायल और घायल होकर लौटता है। इस अवसर पर दोनों स्थानों पर पितृ अनुष्ठान संपन्न हुआ तथा प्रसाद अर्पित किया गया। आपके वंशज यांगशी ने इस वर्ष की पैतृक श्रद्धांजलि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। धूप अग्निमान +10 आपको यांगशी के समारोह से प्रसाद प्राप्त हुआ। 4 जीवन विस्तार गोलियां। आपके वंशज यांगफू ने इस वर्ष का पूर्वज पूजा समारोह सफलतापूर्वक पूरा किया। धूप अग्निमान +10 आपको यांगफू की पूजा से प्रसाद प्राप्त हुआ है। 3300 जिन आध्यात्मिक अनाज, आत्मा फलों की एक टोकरी और एक लकड़ी के पैटर्न खरगोश मृत। क्या आप यांग वंशजों को पुरस्कार देना चाहेंगे? बिल्कुल। 20 धूप अग्नि मूल्य जोड़े गए। बुरा नहीं, बुरा नहीं। अगले साल यांग फुशुओं को भी पूर्वजों की पूजा में भाग लेने दें और कुछ धूप अग्नि मूल्य प्राप्त करें। यांग जेनशुओ अब 2 पुरस्कार दे सकता है, प्रत्येक के लिए एक, यांगशी और यांगफू। उसने यांगशी को 15,000 अनाज परिहार केक दिए जो उसने पहले तैयार किए थे, लेकिन यांगफू के लिए उसके पास कुछ भी अच्छा नहीं था। वह यांगफू के लिए पढ़ने हेतु एक गंभीर पुस्तक चुनने वाला था। अचानक उनकी नजर अपनी मेज पर रखी 4 जेड बोतलों पर पड़ी जिनमें जीवन विस्तार की गोलियां थीं और उन्हें प्रेरणा की एक किरण दिखाई दी। क्या मैं वास्तव में यांगशी द्वारा मुझे दिए गए उपहारों को यांगफू को दे सकता हूं? उसने एक बोतल निकाली और उसे देने की कोशिश की। तभी यांगफू के सामने अमृत की एक बोतल प्रकट हुई। महान पूर्वज, इस पुरस्कार के लिए धन्यवाद, यांगफू ने गंभीर चेहरे के साथ सम्मानपूर्वक अपना सिर झुकाते हुए कहा। क्या यह सचमुच ऐसे काम कर सकता है? इससे यांग जेनशुओ के लिए नई संभावनाएं खुल गईं। यांग परिवार के 2 स्थानों के लोग अब पूर्वजों की पूजा के दौरान उसके माध्यम से संसाधनों का आदान प्रदान कर सकते थे। इसका मतलब था यांगशी अनिवार्य रूप से उन सभी वस्तुओं को यांग परिवार को अपने प्रसाद के माध्यम से वापस भेज सकता था और फिर यांग जेनशुओ उन सभी को सीधे यांगफू तक पहुंचा सकता था। यह बहुत सुविधाजनक है। चूंकि यांगशी कोई कल्टीवेटर नहीं है, इसलिए वह स्टोरेज रिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकता और सड़क पर बहुत सारा सामान ले जाना उसके लिए आसान नहीं है। विनम्र होना कोई अपराध नहीं है, लेकिन जेड ले जाना अपराध है। इससे कुछ अनचाही मुसीबतें भी आ सकती हैं। और यांगफू ने कई प्रथम श्रेणी के तावीज बनाए हैं जो समय के साथ उसके पिता के शस्त्रागार को फिर से भर सकते हैं। दोनों ही तरफ से यातायात। इस बार पूर्वजों की पूजा के दौरान मध्यस्थ की भूमिका निभाते हुए उन्होंने चीजों को बहुत सरल बना दिया। ठीक है, अब से यह तय है। यांगशी बिना किसी चिंता के बाहर आजादी से घूम सकती है। यह पूर्वज पूजा काफी फलदायी साबित हुई क्योंकि हुजी ने महान पूर्वज को एक 7वीं परत भ्रूण श्वास आत्मा जानवर, एक लकड़ी के पैटर्न खरगोश उपहार में देने के लिए अपने रास्ते से हट गया। खरगोश कुत्ते जितना बड़ा था, उसका मांस कोमल था और वह आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर था, जो शैतानी पवन वन का एक अनोखा व्यंजन था। आज सब कुछ ठीक चल रहा है, थोड़ा खाना पीना ठीक है, चलो एक छोटी सी पार्टी करते हैं। स्पिरिट मीट का इतना बड़ा टुकड़ा बर्बाद नहीं होना चाहिए। यांग जेनशुओ ने सीधे लोगों को आमंत्रित किया। लिन यू आंटी से कहो कि आज तुम देर से घर आओगी, तुम ओवरटाइम काम कर रही हो। पादरी, आज रात मेरे घर खाना खाने आइए। आप क्या खाना चाहेंगे? क्या कुछ खराब हो सकता है? रोस्ट चिकन मिला या नहीं? आजकल कौन खाता है ये सब? हम कुछ तो गड़बड़ है। मेंकी, पिछली बार मैं तुम्हें खाना नहीं खिला पाया था। क्या आज तुम मेरे घर आ सकती हो?
ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जू मेंगकी अपने अनाज से बचने वाले केक की वजह से इधर-उधर व्यस्त था, और पिछली बार तो उसने उसे धोखे से एक गंदा हॉटपॉट खाना खिला दिया था। अब उसे औपचारिक रूप से रात के खाने पर आमंत्रित करने का समय आ गया था, क्योंकि वे दोनों पुराने सहपाठी थे, और वह पुजारी को भी जानती थी। यांग गेंशुओ ने एक पल सोचा और फिर दूसरी कॉल की। जियाओ जी, क्या तुम अभी भी शिमेन में हो? आज रात मेरे घर एक मीटिंग के लिए आ जाओ, ठीक है? यांग जेंशुओ के बचपन के दोस्त और व्यापारिक साझेदार गो शियाओजी ने हमेशा उनकी बोर्ड गेम की दुकान में काम किया था, जब तक कि वह बंद नहीं हो गई। उन्होंने डंगन मास्टर और रिसेप्शनिस्ट दोनों के रूप में काम किया, और कभी कभी जब वे खाली होते थे तो सफाई का काम भी करते थे। मूलतः उन्होंने अथक परिश्रम किया था, लेकिन खराब व्यवसाय प्रबंधन के कारण उन्होंने ज्यादा पैसा नहीं कमाया था। यांग गेंशुओ को लगा कि वह असफल हो गया है, और उसे इस अच्छे भाई से बहुत दुख हुआ। वे कुछ समय से संपर्क में नहीं थे। कोई बात नहीं शो भाई, कोई नया आइडिया आया है, मुझे भी शामिल कर लो। गो जियाओजी बहुत उत्सुकता से सहमत हुए। सभा के लिए सभी लोगों की व्यवस्था करने के बाद यांग गेंशुओ ने एक पुराना नंबर डायल किया। अरे मेरे पुराने दोस्त, पार्टी का सेटअप अभी भी वही जगह है। 5 लोग ओह, और एक बड़ी घूमने वाली बारबेक्यू ग्रिल और बारबेक्यू शेफ भी स्थापित किया है। पेशेवर लोग पेशेवर मामलों को संभालते हैं। यह एक गहरा सबक था जो गो शियाओजी ने एक बार यांग गेंशुओ को सिखाया था, और वह आज भी उसे याद है। उन्होंने कहा, समय इस दुनिया में हमेशा सबसे कीमती चीज है, और पैसा खर्च करना अंततः दूसरों का समय खरीदना है, स्वयं की सेवा करना है, स्वयं को जटिल प्रक्रियाओं से मुक्त करना और सफलता के परम आनंद का प्रत्यक्ष आनंद लेना। उस समय यांग गेंशुओ ने सोचा कि गो शियाओजी एक संत की तरह था। पुलिस अधिकारी, हम जारी रखो, मैं सुन रहा हूँ। वेश्यावृत्ति के लिए आग्रह करने का यह कारण निश्चित रूप से मेरे लिए पहली बार है। फिर उसने जुर्माना अदा किया और संत गो शियाओजी को पुलिस स्टेशन से ले आया। एक टिप्पणी वोट 3 बचे 1 जू मेंगकी अपना मेकअप पूरी तरह से करके टैक्सी से बाहर निकली और अपनी छाती थपथपाती रही। उसे महसूस हुआ कि उसका दिल अनियमित रूप से धड़क रहा है। इस तरह शाम को किसी को अपने घर पर आमंत्रित करना, वो अगर मैं सहमत नहीं हूं तो क्या कोई बिल्ली बैकफ्लिप करेगी? वह पूरे रास्ते कल्पना करती रही। सोच रही थी कि क्या उसे पीना चाहिए जब यांग गेंशुओ उसे पीने के लिए ऑफर करता है। क्या होगा अगर वह नशे में रहते हुए अपनी भावनाओं को कबूल करने का अवसर लेता है? क्या उसे मुश्किल से मिलना चाहिए? और क्या वह वास्तव में रात भर रुकने वाली थी? यह बहुत शर्मनाक होगा। सौभाग्य से वह आज अपने सुरक्षित दिनों पर थी। जैसे ही उसने गेट खोला, आंगन पहले से ही तरह तरह के कूलरों से भरा हुआ था, जिनमें मादक पेय और ड्रिंक्स भरे हुए थे। बीच में एक बड़ा घूमता हुआ बारबेक्यू ग्रिल था, और हवा से भरा एक इन्फ्लेटेबल स्विमिंग पूल था। एक ओपन एयर स्क्रीन लगी हुई थी, जिस पर हमेशा मनोरंजक लेट द बुलेट्स फ्लाई गाना बज रहा था। पूरे प्रांगण को सावधानी पूर्वक व्यवस्थित किया गया था। कोनों पर विभिन्न प्रकाश पट्टियां सजाई गई थीं, यहां तक कि बेंटले बेंटाएगा को भी कई राउंडों से लपेटा गया था। पूरा स्थान चकाचौंध भरा लग रहा था, जिसमें बुर्जुआ रॉक की झलक थी। जू मेंगकी ने अनार के पेड़ के नीचे बैठे यांग जेंशुओ को देखा, जो लंबा और सुंदर था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, वह धनी और समृद्ध था। जू मेंगकी का चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया। वह यांग जेंशुओ की किसी भी बात से सहमत होने के लिए तैयार थी। मेंगकी, तुम आ गई ठीक समय पर। पूल में हवा भर गई। जाओ, नली लगाओ और पूल में पानी भर दो। क्या? बस यूं ही खड़े मत रहो, हम आधा दिन से व्यस्त हैं। तुम सबसे आखिर में आ रहे हो। जल्दी जल्दी जल्दी, पार्टी शुरू होने वाली है। तभी बिना किसी मेकअप के एक प्राकृतिक सुंदरता लिन यू कटे हुए स्पिरिट फ्रूट की एक प्लेट पकड़े हुए रसोई से निकली और उसे बड़ी मेज पर रख दिया। जब उसने जू मेंगकी को देखा तो वह हल्के से मुस्कुराई और अभिवादन में सिर हिलाया। लड़की की अनोखी जवानी वाली मासूमियत, उसका बेहद मासूम चेहरा और उसकी आकर्षक काया ने पूर्व कैंपस बाला शू मेंगकी को भी हैरान कर दिया। क्या यह लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत थी? लेकिन वहां तीसरा व्यक्ति क्यों था? यांग जेंशुओ, आप खिलाड़ी। उफ बेशर्म। मैं स्पार्कलिंग वाइन की एक बोतल से शुरुआत करने जा रहा हूं, मुझे बहुत प्यास लगी है। चेंग वो बाथरूम से बाहर आते हुए चिल्लाया। अरे, एक ताओवादी, तुमने मेरी कहानी सुनी है? मैंने आपका नाम सुना है। जू मेंगकी का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। उस आदमी की हरकतें महिला छात्रावास में भी चर्चा का विषय थीं, और कहानियां तो और भी ज्यादा अपमानजनक थीं। ठीक है, जैसे ही जियाओजी आएगी हमारी पार्टी शुरू हो सकती है। उस क्षण वह पूरी तरह से समझ गई कि यह यांग गेंशुओ द्वारा आयोजित एक छोटी सी सभा थी,
और जबकि उसके दिल में थोड़ी निराशा महसूस हुई, वह प्रत्याशा से भी भरी हुई थी, क्योंकि ये सभी लोग बहुत अच्छे लग रहे थे। यांग गेंशुओ के साथ दोस्ती करना बहुत आनंददायक लग रहा था। जब रसोइये ने खरगोश को भूनना समाप्त कर दिया और 8 व्यंजन और एक सूप तैयार कर लिया, तो गो शियाओजी अंतः फैशन के अनुसार देर से पहुंचे। 1.7 मीटर की ऊंचाई के साथ वह लंबे नहीं थे, लेकिन उनका व्यक्तित्व काफी मजबूत था। पहली नजर में वह मिलनसार लगते थे, ऐसे व्यक्ति जिन पर आप आसानी से भरोसा कर सकते थे। यांग गेंशुओ ने आकर गो जियाओजी को गले लगाया। तुम सबसे आखिर में आओगे, तुम्हें सजा के तौर पर 3 कप पीने पड़ेंगे। रुको, मेरे पास एक कारण है। क्या आप प्रत्यक्ष सफलता के रोमांच के लिए फिर से पैसा खर्च करने जा रहे हैं? खांसी खांसी। चलो बीती बातों पर ध्यान न दें, मैं अभी अभी अपने शहर से कार से यहाँ आया हूँ, थोड़ा देर हो जाना सामान्य बात है ना? हाँ हाँ हाँ, चलो चलो, आज हम तब तक घर नहीं जाएंगे जब तक हम नशे में न हो जाएं। अच्छे दोस्तों को देखने का एहसास कुछ ऐसा था जिसे यांग जेंशुओ के लिए बयां करना मुश्किल था। बहुत भावुक होकर बात करना दिखावटी लगता, लेकिन बहुत शांत रहने से उस पल का मूड समझ में नहीं आता। बहरहाल ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया खुश हो गई है। समय सभ्यता के खेल से भी तेजी से बीत रहा है। एक शाम यांग गेंशुओ और 4 अन्य लोगों ने एक साथ खाया, पिया और खुशी से खेला। और गो शियाओजी जलती हुई प्रकाश पट्टियों से ढकी बेंटले को देखकर उसके चेहरे पर एक जटिल अभिव्यक्ति थी। बचपन के दोस्त और बिजनेस पार्टनर होने के नाते वह यांग गेंशुओ को किसी और से बेहतर समझते थे। यांग गेंशुओ को दिखावा करना पसंद नहीं था। अगर वह अपने घर के आंगन में कार पार्क करने की हिम्मत करता तो यह साबित हो जाता कि वह उसकी है। हालांकि वह यह नहीं समझ पाया कि गेंशुओ ने अपने व्यवसाय के बंद होने के 2 महीने बाद ही कैसे पैसा कमाया, लेकिन वह जानता था गेंशुओ ने फिर से उड़ान भरी थी और इस बार वह बहुत ऊंचा उड़ रहा था। अगले दिन वापस आते समय कार में बैठे हुए गो शियाओजी का चेहरा उदासी से भरा हुआ था। उसे अचानक जिहू पर देखा गया एक प्रश्न याद आ गया। यदि मेरा बचपन का दोस्त सफल हो जाता है और करोड़पति बन जाता है तो हमें कैसे बातचीत करनी चाहिए? नेटिजन्स से सबसे ज्यादा वोट पाने वाला जवाब था, उसके आपको भूलने की संभावना बहुत कम है, लेकिन अब आप दोनों एक ही क्लास में नहीं हैं और भविष्य में साथ घूमना फिरना मुश्किल होगा। हालांकि अगर आप उससे मदद मांगेंगी तो वह आपकी मदद जरूर करेगा, लेकिन सिर्फ एक बार, उसके बाद आपके बीच कोई रिश्ता नहीं रहेगा। जरा सोचिए कि आप इस अनमोल उपकार का इस्तेमाल अपने लिए करना चाहती हैं या अपने बच्चे के लिए रास्ता बनाना चाहती हैं। इस समय गो शियाओजी ने अपने और गेंशुओ के बीच एक मोटी दीवार खड़ी महसूस की। डिंगेलिंग, उनका फोन बजा। यांग जेंशुओ का एक वीचैट संदेश, अरे बदमाश, अपना सामान तैयार करो और तुरंत वापस आ जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बड़ा काम है। संदेश देखकर गो शियाओजी के चेहरे की उदासी दूर हो गई और वह उत्साहित हो गया। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। मुझे बस इतना पता था, जेंशुओ, तुम मुझे भूल नहीं सकते। अब तुम अमीर हो और तुम्हें मुझे साथ लाना ही होगा, वरना मैं तुम्हें भूत की तरह सताऊंगा। यांग जेंशुओ, तुम पागल हो? फोन रखते हुए यांग जेंशुओ अपनी हंसी रोक नहीं सके। वह गो शियाओजी को भी बहुत अच्छी तरह जानता था। उनका रिश्ता इतने सालों पुराना था कि वे लगभग भाई जैसे थे। उसके लिए यह नामुमकिन था कि वह कामयाब हो और उसे सहारा न दे। और भी गो शियाओजी की एक खूबी थी, वह कभी भी तर्कों में नहीं उलझता था। वह बस काम करता था और जल्दी सीख जाता था। वह एक उत्कृष्ट निष्पादक थे। यांग गेंशुओ को अपने काम में मदद के लिए किसी की जरूरत थी और गो शियाओजी इस काम के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति थे। संयुक्त राज्य अमेरिका की अपनी अंतिम यात्रा पर उन्होंने महसूस किया कि उनकी कमाई करने की क्षमता बहुत कमजोर थी और हर यात्रा का मतलब था समय की बर्बादी, जो खेल में यांग परिवार पर करीब से नजर रखने में खर्च किया जा सकता था। खुद को बहुत अधिक व्यस्त रखने के बजाय उसने अपने काम में मदद के लिए किसी को ढूंढ लिया। वह वास्तव में गो शियाओजी के दर्शन को महत्व देते थे। अपने लिए समय खरीदने के लिए धन का उपयोग करें। अगर झाओ डालोंग जैसे बड़े बड़े दिग्गजों को टॉनिक की जरूरत थी, तो क्या दूसरे दिग्गजों के शरीर की हालत भी कुछ बेहतर थी? क्या वे कुछ और साल जीना नहीं चाहते थे? वह फेफड़ा जो 40 वर्षों से धूम्रपान कर रहा है, क्या उसे कुछ देखभाल की आवश्यकता नहीं है? जो पेट 30 साल से पी रहा है और छिद्रित हो गया है, क्या उसे पोषण की आवश्यकता नहीं है? जो हृदय रात को सोते समय अचानक धड़कना बंद कर देता है, क्या उसे जीवन शक्ति बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है? यदि आपका जीवन समाप्त हो रहा है तो क्या आप कुछ और वर्षों तक दुनिया देखना नहीं चाहेंगे? शुद्ध हर्बल दवा के साथ बोझमुक्त विशाल पोषण, धनी खुशी की गोलियां, आप उन्हें पाने के लायक हैं।
पैसा कमाने के अलावा यांग गेंशुओ ने पिछले कुछ दिनों में एक गंभीर मुद्दे पर भी ध्यान दिया था। रेड मेपल फूड फैक्ट्री की कार्यशालाओं पर नजर रखी जाती थी और वह कार्यशाला में उसके लिए अनाज से बचाव वाला केक बनाते हुए भी देख सकता था। जब और कुछ करने को नहीं होता था तो अंदर के कर्मचारी अनाज से बचाव वाले केक के बचे हुए टुकड़ों को खाना पसंद करते थे। लाइन श्रमिकों द्वारा अपनी स्वयं की उत्पादन लाइन से खाना खाना इस बात का प्रमाण था कि उत्पादन प्रक्रिया बहुत साफ और स्वास्थ्यकर थी, जो एक अच्छी बात थी। लेकिन यह आध्यात्मिक ऊर्जा से युक्त अनाज परिहार केक था। इसका सेवन करने से धीरे धीरे व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार हो सकता था और लंबे समय तक स्पिरिट फूड खाने से जीवन काल बढ़ सकता था। शायद उन कर्मचारियों को अनाज से परहेज वाले केक में अंतर नजर आने लगा था, क्योंकि हाल ही में वे इसे अधिक बार खाने लगे थे। बचे हुए टुकड़ों को वे आपस में बांट लेते थे और काम के बाद घर ले जाते थे। इससे यांग जेंशुओ को कुछ चिंता हुई, क्योंकि भविष्य में अनियंत्रित समस्याएं हो सकती हैं। उन्होंने महसूस किया कि इस उत्पादन लाइन पर स्वयं नियंत्रण बनाए रखना सबसे अच्छा होगा। एक बार गो शियाओजी आ गया तो वह इन मामलों को संभालने में उसकी मदद कर सकता था और उसे सुर्खियों में लाकर उसके लिए यह सब कर सकता था। भविष्य में वह शियाओजी को जो पुरस्कार दे सकता है वह उसकी कल्पना से भी अधिक उदार होगा। जियाओजी, आओ मेरे लिए पैसे कमाओ। 0 वोट 3 बचे। एक पागल रात के बाद यार्ड में गंदगी फैल गई थी और पार्टी कंपनी के कर्मचारी सफाई करने आए। सब कुछ हटा दिया और इसे उसकी मूल स्थिति में बहाल कर दिया। यांग जेंशुओ ने क्यूई और रक्त पुनःपूर्ति पाउडर की एक खुराक ली और 2 चक्रों के लिए ट्रेसलेस तलवार तकनीक का अभ्यास किया, जिसके बाद उनका रक्त सुचारू रूप से प्रवाहित हुआ और उन्होंने स्फूर्ति और ताजगी महसूस की। उन्होंने अपना कंप्यूटर चालू किया और यांग परिवार के अमर साधना पथ पर आगे बढ़ गए। पिछली रात बहुत आनंददायक थी और उसने समय में तेजी नहीं लाई। यांगशी के लिए केवल आधा दिन ही बीता था, जो 15,000 अनाज परिहार केक बेचने में कामयाब रहा और बदले में 3,000 स्पिरिट स्टोन प्राप्त किए। इस समय उसके पास कुल 5,600 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन थे। स्टोरेज रिंग के बिना यांगशी को खरीदारी करते समय स्पिरिट स्टोन से भरा एक बड़ा बैग अपने साथ घसीटना पड़ता था। हालांकि पिछले कुछ दिनों में उसने पहले से ही उन वस्तुओं पर अपनी नजरें गड़ा दी थीं जिन्हें वह खरीदना चाहता था और वर्तमान में यांग गेंशुओ को बुला रहा था। पूर्वज, मैंने उन सभी वस्तुओं पर निर्णय ले लिया है जिन्हें मैं खरीदना चाहता हूं। क्या आप उन्हें देखने में मेरी मदद कर सकते हैं? मैं ध्यान दे रहा हूं। यांगशी का पहला पड़ाव स्पिरिट बीस्ट शॉप पर था। पूर्वज, हालांकि मेरा आत्मिक घोड़ा धीमा नहीं है, फिर भी यह एक निम्नस्तरीय आत्मिक पशु है जो जमीन पर दौड़ता है। जुआन पाषाण संप्रदाय तक यात्रा करना असुविधाजनक है। मैं एक उड़ने वाला आत्मिक पशु खरीदना चाहता हूं ताकि मैं जुआन पाषाण संप्रदाय तक बिना किसी बाधा के आ जा सकूं और कुछ ही दिनों में सुरक्षित पहुंच सकूं। बहुत अच्छा, बाई हेयू याचुकियाओ। जब वे किंगशी काउंटी में आए तो दोनों ने उड़ने वाले आत्मा जानवरों की सवारी की, अन्यथा यात्रा उनके लिए काफी संघर्षपूर्ण थी। अगर यांग परिवार के पास एक उड़ने वाला आत्मिक पशु होता तो जुआन पाषाण संप्रदाय के साथ भविष्य का व्यापार भी ज्यादा सुविधाजनक हो जाता। यांगशी ने एक उच्चस्तरीय निर्णय लिया जिस पर यांग जेंशुओ ने सहमति जताई। लेकिन उड़ने वाले स्पिरिट बीस्ट दुर्लभ होते हैं और उन्हें पकड़ना बहुत कठिन होता है, तथा पूरे स्पिरिट बीस्ट शॉप में उनमें से केवल 2 ही थे। उनमें से एक का नाम क्लाउड सी डियर था, जो मजबूत शरीर वाला था, जिसकी पीठ पर 2 पंख थे, जो बादलों के बीच से उड़ने में सक्षम था। एक अलौकिक प्राणी जो किसी भी साधक के लिए स्वप्न की सवारी जैसा प्रतीत होता था। बादल समुद्री हिरण उच्चस्तरीय आत्मा जानवर। विशेषता पवन जीवन काल 26/200 क्षेत्र क्यूई शोधन स्तर 2 प्रतिभा पवन बादल पृथ्वी स्तर जिन बादल धुंध पृथ्वी स्तर सौम्य नश्वर स्तर पवन बादल पृथ्वी स्तर हवा के साथ उड़ सकता है। अपनी शक्ति का उपयोग करके बादल समुद्र में तेजी से जा सकता है। यिन क्लाउड मिस्ट पृथ्वी स्तर वायु आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित करता है, जिससे आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके उच्च गति की दौड़ संभव होती है। कोमल मर्त्य स्तर लड़ाई झगड़े का शौकीन नहीं, लेकिन विनम्र स्वभाव वाला जिसे आसानी से वश में किया जा सकता है। एक प्राकृतिक पवित्र पर्वत यांग जेंशुओ प्रभावित हुए। यह प्राणी निश्चित रूप से एक शीर्ष स्तरीय सवारी थी। युद्ध में कुशल न होने के अलावा इसमें वस्तुतः कोई दोष नहीं था। इसका विशाल शरीर इतना बड़ा था कि यांगशी जियांग शियाओबाई को गले लगा सकता था और उस पर सवार होकर संदेह होने पर भागने के लिए तैयार था। यांग जेंशुओ यांगशी को वह खरीदने का सुझाव देने ही वाले थे, लेकिन उन्होंने कीमत पर एक नजर डाली और बहुत शांत हो गए। पूर्वज, मुझे यह क्लाउड सी डियर बहुत पसंद है, लेकिन यह 10,000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन में बिकता है। ठीक है, अमर साधना बैटमैन को अपनी पहली लड़ाई में झटका लगा है।
यांग परिवार फिलहाल इतनी कीमत वहन नहीं कर सकता। दूसरा, उड़ने वाला आत्मा जानवर उतना अच्छा नहीं दिखता है, लेकिन कीमत अधिक उपयुक्त है। दूसरे उड़ते हुए आत्मा जानवर को देखने के लिए अपना सिर घुमाते हुए यांग गेंशुओ ने हंसते हुए कहा, कोई रास्ता नहीं, तुम सचमुच बैटमैन में बदल गए। एक बड़ा नीरस काला चमगादड़ पिंजरे में सुस्ता रहा था। छाया चमगादड़ उच्चस्तरीय आत्मा जानवर विशेषता अग्नि जीवन काल 11/106 क्षेत्र भ्रूण श्वास स्तर 10 प्रतिभा रात्रि संवेदन पृथ्वी स्तर ज्वाला महारत नश्वर स्तर रात्रि संवेदन पृथ्वी रात में अधिक तेजी से उड़ता है अधिक प्रचुर आध्यात्मिक शक्ति के साथ आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव की एक बड़ी श्रृंखला को महसूस करने में सक्षम है। ज्वाला महारत नश्वर दुश्मनों पर हमला करने के लिए बुनियादी अग्नि मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। यह बल्ला सचमुच सस्ता था। मात्र 1599 श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों के बदले इसे घर ले जाया जा सकता था और ऐसा लग रहा था कि यह कई दिनों से बंद पड़ा है और कोई खरीदार नहीं है। जोहान स्टोन संप्रदाय के कई शिष्यों ने इस पर मुंह बनाया। यह प्राणी बिल्कुल दुष्ट दिखता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या इसे दानवपत के हाथों से छीन लिया गया था। हम धर्मनिष्ठ साधक चमगादड़ पर सवार होकर जा रहे हैं। यह तो बहुत अजीब है और इससे राहगीर डर सकते हैं। मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं बिना किसी साधना के एक बड़ा पक्षी ढूंढ लूं। ऐसा लगता है कि इस चमगादड़ में ज्यादा जोश नहीं है। यह सिर्फ दिन में सोता है, तो इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। शैडो बैट की एक एक करके राहगीरों द्वारा आलोचना की गई। यांगशी पूर्वज, यह चमगादड़ देखने में बदसूरत लगता है। दिन में छिप जाता है और रात में बाहर आ जाता है और ऐसा लगता है जैसे कोई राक्षस साधक इसे अपनी सवारी के रूप में इस्तेमाल करता होगा। इसलिए यहाँ कोई इसकी परवाह नहीं करता, लेकिन मेरे लिए यह वास्तव में एक फायदा है ना? क्या हम इसे खरीद लें? यांग गेंशुओ हंसे। तुम्हें दानवपत के साथ खेलने में बहुत मजा आया होगा, है ना? यहाँ तक कि तुम्हारे वाहन को भी वैसा ही दिखना चाहिए। ठीक है, यह वास्तव में बहुत राक्षसी है, मान गया। यह विशाल चमगादड़ कम से कम एक उड़ने वाला जानवर तो था ही, और इसे पहले ही पालतू बनाया जा चुका था। यांगशी को बस रक्त पहचान करके संबंध स्थापित करना था, जिससे उनके विचारों में समन्वय स्थापित हो सके। अब उसे फायर ड्रैगन फ्रूट खिलाने और कार्डियोपल्मोनरी रिसिटेशन करने की आवश्यकता नहीं थी। यांगशी द्वारा गोद में लिए जाने के बाद चमगादड़ ने अपनी छोटी छोटी आंखें झपकाईं, फिर अपना पूरा शरीर उसके पीछे फेंक दिया। उसने तुरंत अपना शरीर सिकोड़ लिया और एक काले बड़े चक्र में बदल गया, जो यांगशी की पीठ पर लटक गया और सो गया। यह आदमी सचमुच आलसी है। अपने मालिक को पहचानने के बाद वह बिना अभिवादन किए सीधे सो गया। इसके बाद यांगशी अमृत औषधि कार्यशाला में गए और बच्चे की साधना के लिए आवश्यक सभी अमृत खरीदे। द्वितीय श्रेणी अमृत 5 तत्वों की पुनःपूर्ति करने वाली आत्मा की गोली। यांग परिवार के पास वर्तमान में एक पृथ्वी तत्व पुनःपूर्ति आत्मा गोली थी। यांग फू को अभी भी सोने, लकड़ी, पानी और अग्नि तत्वों से 4 और की आवश्यकता थी। यांग फुशुओ को केवल अग्नि तत्व से 1 की आवश्यकता थी और जियांग शियाओबाई को केवल लकड़ी तत्व से 1 की आवश्यकता थी। कुल मिलाकर उन्होंने 2400 स्पिरिट स्टोन खर्च किए। इसके अलावा यांगशी ने गेदरिंग क्यूई पिल्स नामक निम्न श्रेणी के प्रथम श्रेणी के अमृत भी भारी मात्रा में खरीदे। भ्रूण श्वास अवस्था में साधकों के लिए ये उनकी साधना गति बढ़ाने के लिए आवश्यक थे, जो यांग परिवार के अमर साधकों की तिकड़ी के लिए महत्वपूर्ण था। यह एक सौदा था। प्रत्येक की कीमत केवल एक निम्न श्रेणी का स्पिरिट स्टोन था और यांगशी ने तुरंत उनमें से 600 खरीद लिए। दुकानदार की आश्चर्यचकित निगाहों के सामने यांगशी को फिर से बैटमैन जैसा महसूस हुआ। बड़ी खरीदारी के बाद यांगशी ने मालिक से अतिरिक्त 10 प्रथम श्रेणी की हड्डी मजबूत करने वाली और मांसपेशियों के निर्माण की गोलियां भी मंगवाईं। इन खरीदों के बाद भी यांगशी के पास 1100 स्पिरिट स्टोन बचे थे। वह द्वितीय श्रेणी की सरणी खरीदने में सक्षम नहीं था, लेकिन फिर भी वह प्रथम श्रेणी की सरणी खरीद सकता था। यांगशी ने अपनी दृष्टि एक आक्रमण समूह पर स्थापित की। ली फायर 9 पैलेस फॉर्मेशन, एक सादा लेकिन शक्तिशाली अग्नि तत्व सरणी जो दुश्मनों को अंदर फंसाती है और 9 अलग अलग स्थितियों से अग्नि के साथ हमला करती है, जिससे सरणी के भीतर रहने वाली हर चीज नष्ट हो जाती है। बेशक प्रथम श्रेणी की व्यूह रचना होने के कारण इसकी शक्ति केवल क्यूई शोधन क्षेत्र साधक के हमले के बराबर थी, लेकिन यांग परिवार के आक्रामक साधनों की वर्तमान कमी के लिए यह अभी भी उत्कृष्ट थी। 500 स्पिरिट पत्थर खरीदे गए। शेष 600 आत्मा पत्थरों के साथ यांगशी ने पुराने पूर्वज से सीखा कि यांग फू ताबीज कौशल का अध्ययन कर रहा था और उसने उसे ताबीजों का एक उच्च श्रेणी का सेट खरीदा। इसकी कीमत 100 निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों के बराबर थी। ताबीज की दुकान में उन्होंने कई अलग अलग कार्यात्मक ताबीज भी प्रभावशाली
ढंग से प्रदर्शित देखे। बर्फ वर्षा कौशल, अपने चारों ओर 100 मीटर के दायरे में बर्फ की बारिश करने के लिए कुचलें, जिससे दुश्मन जम जाएं। दम घोंटने वाला जहर, इसका प्रयोग करने पर घातक ध्वनिरहित जहरीली धुंध निकलती है, जिससे दुश्मन अनजाने में इसका शिकार हो जाते हैं। पृथ्वी तत्व तकनीक, जमीन में बिल खोदने और कुछ देर तक उसमें से गुजरने के लिए इसका उपयोग करें। ये सब देखकर गवार बैटमैन यांगशी लालसा से ललचा उठा। ये सभी चीजें उसकी ताकत बढ़ा सकती थीं, वह उन सभी को चाहता था। एक बार उपयोग होने वाले मंत्रों के रूप में ये ताबीज वास्तव में महंगे नहीं थे। प्रथम श्रेणी के ताबीजों की कीमत लगभग 5 स्पिरिट स्टोन प्रति ताबीज थी तथा द्वितीय श्रेणी के ताबीजों की कीमत लगभग 50 स्पिरिट स्टोन प्रति ताबीज थी। यांगशी ने एक दृढ़ निर्णय लिया और शेष 500 आत्मा पत्थरों को एक बार उपयोग होने वाले ताबीजों पर खर्च कर दिया। उनका एक पूरा छोटा सा बैग। दुकानदार हैरान रह गया। युवा भाई, क्या तुम एक छुट्टा किसान हो जो यहाँ सामान इकट्ठा करने आए हो? ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो निजी इस्तेमाल के लिए हैं। मैं अगले साल फिर आऊंगा। ताबीज यांगशी के आनंद का स्रोत थे। हर बार जब वह कोई ताबीज सक्रिय करता तो उसे एक अमर साधक जैसा एहसास होता, जितना ज्यादा उतना अच्छा। जहां तक जादुई कलाकृतियों की बात है, यांगशी को उनकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। उसे बस दानव पथ के साथ और ज्यादा खेलना था, और ढेर सारे दानव उपकरण जमा करने के बाद वह शरीर को निखारने के लिए 9 घुमावदार क्यूई रक्त गोली का इस्तेमाल कर सकता था। अपना सारा पैसा खर्च करने के बाद यांगशी ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था और वह जुआन स्टोन संप्रदाय छोड़ने के लिए तैयार था। प्रस्थान करने से पहले उन्होंने थंडर पीक की यात्रा की और कुछ मामलों पर चर्चा करने के लिए मुरोंग जियुआन से मुलाकात की। रात में देर से यांगशी साधना सामग्री का भार लेकर जुआन स्टोन संप्रदाय से बाहर चला गया। अरे, उठने का समय हो गया है। यांगशी की पुकार सुनकर छाया चमगादड़, जो उसके पीछे एक दिन से सुप्त अवस्था में था, आराम से अपने अंगों को फैलाकर चटचटाहट की आवाजें निकालने लगा और एक बड़े डिस्क से एक विशाल चमगादड़ में परिवर्तित हो गया जो एक बाज से भी बड़ा था। इसकी आंखें बैंगनी लपटों से चमक रही थीं और इसके शरीर से काली आभा निकल रही थी, जिससे उच्चस्तरीय आत्मा जानवर की भयावह उपस्थिति का पता चल रहा था, जिससे जंगल के सभी जानवर डरकर चुप हो गए। इस समय यह अपने सुस्त दिन के स्वरूप से बिल्कुल अलग दिख रहा था, रात के राजा की तरह। यांगशी ने छाया चमगादड़ की चौड़ी पीठ पर कदम रखा, अपनी आभा को छिपाने के लिए खुद को राक्षस उपकरण के रक्त वस्त्र में लपेट लिया और यांग परिवार की दिशा की ओर उड़ गया। पूर्वज, मुझे लगता है कि अब कदम उठाने का समय आ गया है। एक टिप्पणी वोट 3 रात में देर से। किंगशी काउंटी, जियांग हवेली। जियांग पिहे ध्यानकुसन पर पालथी मारकर बैठे थे। उनकी आंखें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं, जबकि उनके शरीर में जल आध्यात्मिक ऊर्जा निरंतर प्रवाहित हो रही थी। एक क्यूई शोधन साधक की आभा ने शिथिल साधकों को भयभीत कर दिया, जो जियांग परिवार के लिए खेतों पर काम कर रहे थे, जिससे वे ऐसे शक्तिशाली प्राणी की साधना में बाधा उत्पन्न होने के भय से ऊंची आवाज में बोलने का साहस नहीं कर सके। जियांग परिवार के प्रत्यक्ष सदस्य के रूप में क्यूई साधना के 5वें स्तर पर जियांग पिहे 4 साल पहले आत्मा क्षेत्र की रक्षा के लिए यहाँ आए थे। उन्होंने उस बदकिस्मत चचेरे भाई की मौत के कारणों की भी जांच की, लेकिन दानाई डिक्री ब्यूरो को भी कुछ नहीं मिला और न ही कोई मददगार सुराग मिला। हालांकि उसे उस चचेरे भाई की मौत की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, जो कि उसका एक मामूली रिश्तेदार था। चचेरे भाई की प्रतिभा कमजोर थी, वह 40 वर्ष की आयु में केवल क्यूई साधना के प्रथम स्तर तक ही पहुंच पाया था। यदि परिवार को उसमें जन्मजात पृथ्वी आध्यात्मिक ऊर्जा का अंश न मिला होता तो वह अपने जीवन में कभी भी क्यूई शोधन क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाता। मरा हुआ तो मरा हुआ है। हास्यास्पद है, परिवार में कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि मुरोंग जियान ने उसे थंडर तकनीक से मार डाला। अगर मुरोंग जियान को पता चल गया कि वह एक दानव साधक है तो वह जियान परिवार को कैसे छोड़ सकती है? मूर्ख! दानाई डिक्री ब्यूरो का वो हेंगयू भी मूर्ख है, जो दावा कर रहा है कि किसी मार्शल कल्टीवेटर परिवार ने जियान परिवार पर घात लगाकर हमला किया होगा। नश्वर लोग अमर लोगों का वध कर रहे हैं। क्या इस दुनिया में हर जगह मार्शल संत नहीं होंगे? लेकिन यह अच्छा है कि वह मूर्ख जियांग पिची मर गया, वह लालची दुष्ट जो अंततः हमारे परिवार के प्रमुख मामलों को उजागर कर देता। एक बार मामला सफल हो जाए, राजवंशों के परिवर्तन और क्यू फॉर्च्यून द्वारा जियांग परिवार को आशीर्वाद देने के साथ मेरे लिए फाउंडेशन स्थापना महान दावों को प्राप्त करने का समय आ जाएगा। मन में उलझन के साथ जियांग पिहे ने पाया कि उसकी साधना क्षमता कम हो गई है। उसने अपनी ऊर्जा का संचार बंद कर दिया और घर से बाहर निकल गया। आध्यात्मिक क्षेत्र में टहलते हुए भूमि की सघन आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस कर रहा था।
इस स्थान के लिए कोई भी मुझसे प्रतिस्पर्धा नहीं करता, जिससे साधना बहुत आसान हो जाती है। अगले साल शायद मैं ची साधना के छठे स्तर तक आगे बढ़ सकूंगा। जैसे ही जियांग पिहे के विचार भटकने लगे, उसने अचानक जियांग हवेली के बाहर से राक्षसी क्यूई की एक परिचित लहर को निकलते हुए महसूस किया। हवेली के बाहर काले कपड़े पहने एक व्यक्ति एक गहरे रंग के बल्ले के ऊपर खड़ा होकर उसे घूर रहा था। रक्त आत्मा घाटी काले कपड़े पहने व्यक्ति ने सिर हिलाया। तुम्हें यहाँ क्या लाया है? क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? जियांग पिहे ने अपनी दिव्य इंद्रिय से उस क्षेत्र का निरीक्षण किया और कोई अन्य साधक न पाकर उसे कुछ राहत महसूस हुई। मुझे अंदर नहीं बुलाओगे? यहाँ चर्चा कर रहे हो, क्या तुम नहीं चाहते कि सबको पता चले? मुझे अपना दानव उपकरण दिखाओ, मैं कैसे जानूं कि तुम कोई जासूस नहीं हो? यांगशी ने एक ताबीज चुटकी में उठाया। एक रक्तरंग का आत्मा आह्वान बैनर प्रकट हुआ, जो राक्षसी क्यूई की एक हल्की लहर में लिपटा हुआ था, जिसे तुरंत वापस ले लिया गया। के क्या अब आप विश्वास करते हैं कि मैं रक्त बैनर दानव भगवान के अधीन सेवा करता हूं? कुछ विचार करने के बाद जियांग पिहे इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह व्यक्ति एक दानव साधक था और रक्त आत्मा घाटी और जियांग परिवार के बीच के संबंध को जानता था। गोलमतोल और दुबले पतले ताओवादी की तरह यह व्यक्ति भी आत्मा आह्वान ध्वज की साधना करता था। इन सभी बिंदुओं पर विचार करने पर उसे निस्संदेह विश्वास हो गया। उसने अपनी पकड़ ढीली कर दी, जो एक व्यूह को सक्रिय करने के लिए तैयार थी। कृपया अंदर आइए, सम्मानित अतिथि। यांगशी बिना किसी रुकावट के अपने बल्ले पर सवार होकर जियांग हवेली में उड़ गया। घोड़े से उतरकर वह जियांग पिहे के बगल में चलने लगा। उसका चेहरा खून से सने कपड़ों से ढका हुआ था और उसकी शक्ल भयावह लग रही थी। गोलमतोल और दुबले पतले ताओवादी ने मुझे एक संदेश देने के लिए भेजा है। इस साल भी हमेशा की तरह वे स्पिरिट फूड लेने आएंगे। सुनिश्चित करें कि जियांग परिवार पहले से तैयारी कर ले। ओह, मुझे तो कोई संदेश नहीं मिला। क्या मेरे घर के मुखिया से बात तय हो गई है? मैं तुम्हें संदेश देने आया हूं। जियांग परिवार से कोई जल्द ही आने वाला है। जैसे ही मुझे परिवार से संदेश मिलेगा, मैं स्वाभाविक रूप से रसद तैयार कर दूंगा। कृपया उस गोलमतोल और दुबले पतले ताओवादी से कहिए कि चिंता न करें, जियांग परिवार हमेशा से विश्वसनीय रहा है। अच्छी बात है। स्वूश। यांगशी ने अपनी बहती जल तलवार निकाली, जो सुनहरी रोशनी से चमक रही थी, और उसे जियांग पिहे के सिर पर निशाना बनाया। तलवार का वार इतना अचानक था कि जियांग पिहे, जो पहले से ही यांगशी की पहचान पर भरोसा कर चुका था, पूरी तरह से तैयार नहीं था और सीधा वार किया गया। वाह! एक रक्तलाल मानव त्वचा उसकी त्वचा से उड़ गई और तेज बहते पानी की तलवार के चारों ओर लिपट गई। खूनी राक्षसी क्यूई और बहते पानी की तलवार क्यूई के बीच संघर्ष के साथ आध्यात्मिक शक्ति की तीव्र लहरें फूट पड़ी। बहते पानी की तलवार, जिसे दूसरे दर्जे के स्वर्णिम आत्मा तलवार कौशल के ताबीज से मजबूत किया गया था, अप्रतिरोध्य थी। रुकने से पहले इसने रक्तवर्ण मानव त्वचा में एक बड़ा छेद कर दिया। अपने राक्षसी उपकरण से सुरक्षित जियांग पिहे पहले से ही एक सुरक्षित स्थान पर चला गया था और गुस्से में चिल्लाया, वास्तव में आप कौन हैं? यांगशी ने अपनी बहती जल तलवार वापस ले ली। छिद्रित रक्तरंग की मानव त्वचा धीरे धीरे जियांग पिहे में वापस आ गई। बैंग 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 बैंग। बिना एक शब्द कहे यांगशी ने एक सबमशीन गन निकाली और उसमें एक द्वितीय श्रेणी की स्वर्ण आत्मा तलवार कौशल ताबीज लगा दिया, जिससे हवा में मानव त्वचा छलनी में बदल गई, इससे पहले कि वह राक्षसी क्यूई से रहित होकर जमीन पर गिर जाए। उछाल। अपने जीवनबद्ध दानव उपकरण के क्षतिग्रस्त होने के कारण जियांग पिहे ने हिंसक रूप से मुंह में ताजा खून थूक दिया। सुनहरी रोशनी तलवार क्यूई भेदती हुई। आप हैं वह याइडो तलवार संत जो दानव पथ का शिकार करते हैं। हाल ही में दानव पथ पर एक स्वर्ण तत्व साधक के बारे में अफवाहें फैली थीं, जो तलवार चलाने में निपुण था और जिसकी तलवार क्यूई ने बिना चुके उसे मार डाला। है तुम्हें मेरी याइडो तलवारबाजी के बारे में भी पता है? यांगशी को तो यह भी पता नहीं था कि वह तलवार संत बन गया है। इस वक्त वह जियांग पिहे को सांस लेने का एक पल भी नहीं देना चाहता था। उसने अपनी कमर से 2 पिस्तौलें निकाली, जिन पर 2 और सेकेंड ग्रेड गोल्डन स्पिरिट स्वॉर्ड स्किल ताबीज जल रहे थे। जियांग पिहे की खोपड़ी डर से झंझना उठी। यह कोई स्वर्ण तत्व तलवार संत नहीं है। यह खूनी नरक एक गोल्ड सिक्का श्रृंखला तलवार संत है। यह आदमी स्पिरिट स्टोन्स से लड़ रहा है। अपने दानव यंत्र के क्षतिग्रस्त होने के बावजूद जियांग पिहे के पास तरकीबें छिपी थीं। एक जल तत्व साधक होने के नाते वह शक्ति पर विजय पाने के लिए कोमलता का प्रयोग करने में कुशल था और यांगशी को बिना लड़े उसे हराने नहीं देता था। अनंत महासागर उसकी कमर पर लटकी एक नीली जेड बोतल ऊपर तैर रही थी, जिससे नीला आध्यात्मिक जल लगातार बह रहा था। उस छोटी बोतल में मानो सागर समाया हो
और लहरें एक के बाद एक यांगशी की ओर टूट रही थीं। बैंग 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 बैंग, बैंग 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 बैंग। यांगशी ने अपनी पिस्तौलें खाली कर दीं और शक्तिशाली स्वर्ण तत्व तलवार क्यूई से समुद्र की लहरों को चीर डाला। हवा में एक खुला स्थान बना दिया गया, और जबकि उसकी पिस्तौलों में अभी भी स्वर्ण आत्मा तलवार कौशल की शक्ति थी, उसने तेजी से नई मैगजीनें भर लीं। हम पानी को काटने के लिए तलवार खींचने से उसका बहाव और बढ़ जाता है, सागर इकट्ठा होता है। फटी हुई समुद्री लहरें जमीन से पुनः एकत्रित हुईं और एक विशाल जलमुक्का का रूप ले लिया जो यांगशी की ओर टूट पड़ा। स्थिति को संभालते हुए जियान पिहे ने राहत की हल्की सांस ली। प्रतिद्वंद्वी का आक्रमण केवल क्यूई शोधन की 5वीं परत के स्तर का था, जो उसके अपने आक्रमण के बराबर था, और जल तत्व स्वर्ण तत्व द्वारा नियंत्रित नहीं था। इसके बजाय ऐसे तीखे आक्रमणों के विरुद्ध उसका जादू प्रबल था। इसके अलावा उसके पास अभी भी आत्मरक्षा के लिए तुरुप के पत्ते थे, जो इस व्यक्ति को यहाँ रख सकते थे। मैं सचमुच देखना चाहता हूँ कि स्वर्ण तत्व तलवार संत का चेहरा कैसा दिखता है, जो हम जैसे दानव साधकों में से एक का वेश धारण कर सकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे लोग तलवार क्यूई से छेद कर मर गए हैं। एक बार जब मैं तुम्हें पकड़ लूंगा तो मैं यह खबर पूरे दानव पथ में फैला दूंगा। यांगशी ने आध्यात्मिक शक्ति से भरी विशाल जलमुट्ठी देखी। उसे सीधे सामना करने का विकल्प न चुनते हुए वह हमले की सीमा से बाहर निकलने के लिए बवंडर की तरह आगे बढ़ा। टकराना। जल वाष्प फूट पड़ा। यांग शी को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि जल वाष्प से उसके शरीर में चुभन हो रही है, लेकिन जैसे ही उसने अपनी सच्ची क्यूई को थोड़ा प्रसारित किया, उसकी वज्र त्वचा कठोर हो गई और हमला गायब हो गया। हालांकि दोनों के द्वारा उत्पन्न शोरगुल ने खेती कर रहे भ्रूण श्वास साधकों को सतर्क कर दिया। वे जियान परिवार के लिए काम करने वाले ढीले साधक थे, जो अब युद्ध देखने के लिए अपने विश्राम कक्षों से बाहर आ गए। वह व्यक्ति राक्षसी क्यूई में घिरा हुआ है, वह एक राक्षस साधक होना चाहिए। कौन सा राक्षस साधक जियांग परिवार के मैदान पर उत्पात मचाने का साहस करता है? वरिष्ठ जियांग, इस राक्षस का दमन करो। राक्षस साधकों को मरना होगा। जियांग पिहे का मुंह थोड़ा सा फड़क उठा। अब उसे एक राक्षस साधक बताया जा रहा था, लेकिन यह उसके लिए अच्छा था, क्योंकि अब वह धर्म के शिखर पर था। साथी साधकों, इस राक्षस साधक को मारने में मेरी सहायता करो। 5 भ्रूण श्वास मुक्त साधकों ने राक्षस साधक को देखा, जो अनंत महासागर में सहजता से आगे बढ़ रहा था, और उनके चेहरों पर आश्चर्य व्यक्त हुआ। आह! वे बिल्कुल 5 स्पंजबॉब की तरह दिख रहे थे। टकराना। यांगशी की गति तकनीक का जियांग पिहे ने अनुमान लगा लिया था और उसे एक लहर के साथ उड़ा दिया, लेकिन सफेद हड्डी की ढाल उसके शरीर पर उभर आई, जिसने स्वचालित रूप से उसे क्षति से बचा लिया। हालांकि बहुत कम राक्षसी क्यूई के साथ इसने उसे केवल एक वार के लिए ढाल दिया, इससे पहले कि वह शक्तिहीन हो जाए और वापस उसके शरीर में सिमट जाए। जियांग पिहे ने दांत पीसते हुए कहा, तुमने दूसरे राक्षस साधकों के राक्षस यंत्रों को परिष्कृत कर दिया है, नीच आदमी। तुम रक्त आत्मा घाटी से नहीं हो, तुम सबसे सिद्धांतहीन अराजक राक्षस साधक हो। जुआन पाषाण संप्रदाय के धर्मी संप्रदाय और रक्त आत्मा घाटी के राक्षस साधकों के अलावा एक खास तरह के साधक भी थे। वे किसी भी गुट से संबंधित नहीं थे, न ही उनके लिए राक्षसी या धर्मी मार्ग मायने रखते थे। वे किसी की भी कोई भी उपयोगी चीज लूट लेते थे और फिर चोरी के बाद हत्या कर देते थे। उनके जादू और तकनीकों का कोई स्कूल नहीं था। उन्होंने जो भी उपयोगी अज्ञेय था, उसे साधना तकनीकों के माध्यम से सीखा। इन लोगों की कोई सीमा नहीं थी, कोई कमजोरी नहीं थी, मानो जहरीले सांप छाया में किसी का भी शिकार कर लेते हों। यहाँ तक कि दानव पथ भी इन राक्षस साधकों से डरता था। अराजक दानव साधक। यहाँ तक कि जियांग पिहे, जो दानव पथ के साथ संबद्ध था, ने महसूस किया कि ये अव्यवस्थित लोग मृत्यु के सबसे अधिक हकदार थे। यांगशी को इनमें से कुछ भी समझ नहीं आया। वह जियांग पिहे के जादू से आगे बढ़ रहा था। उसकी आकृति समुद्र में तैरते हुए ड्रैगन जैसी थी। कभी कभी उसने जियांग पिहे पर अपनी बंदूक से कुछ फायर किए, लेकिन एक जल आत्मा शील्ड उसके चारों ओर उभर आई और हमलों को रोक दिया। ये आदमी डिफेंस में तो अच्छा है ना? यांगशी का गोल्ड एलिमेंट एआइडो इसका मुकाबला नहीं कर सकता। शायद कोई फायर एलिमेंट आरपीजी, लेकिन इतना शक्तिशाली पाने के लिए उसे मध्य पूर्व जाना होगा। हालांकि यांग गेंशुओ ने पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के काले बाजार का दौरा किया था, लेकिन वह ऐसी शक्तिशाली चीज हासिल करने में कामयाब नहीं हुए जिसके लिए मध्य पूर्व की यात्रा की आवश्यकता होती। हे, एक अराजक दानव साधक के योग्य तुम्हारा शरीर भी अच्छी तरह से विकसित है, लेकिन तुम हारने के लिए अभिशप्त हो। तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति क्षीण हो रही है, तुम्हारी शारीरिक शक्ति क्षीण हो रही है। क्या तुम्हें अपना शरीर भारी होता हुआ महसूस हो रहा है? जोड़ों में दर्द हो रहा है?
रक्त क्यूई सुचारू रूप से प्रवाहित नहीं हो रही है। उनकी जल तत्व तकनीक चीजों को बाहर खींचने में माहिर थी। अपनी उच्च श्रेणी की जादुई कलाकृति जुआनलिंग हेवी वाटर के साथ मिलकर वह विरोधियों को समुद्र के भंवर में तब तक खींचते थे जब तक कि उनकी सारी आध्यात्मिक शक्ति और ताकत खत्म न हो जाए और वे हेवी वाटर में समा न जाएं। यांगशी को लगा कि वह खत्म हो गया है। उसके पास वे स्थितियां नहीं थीं जिनका जिक्र जियांग पिहे ने किया था। उसका शरीर अत्यंत लचीला था। अमेरिकी एआइडो के साथ उनके बचाव को भेदना कठिन है, लेकिन अच्छी बात यह है कि मैंने कुछ ताबीज खरीद लिए हैं। द्वितीय श्रेणी का ताबीज माउंट ताई का दबाव। यांगशी के हाथ में एक पीले रंग का ताबीज प्रज्वलित हुआ। पृथ्वी कांप उठी। जियांग पिहे की ओर भारी मात्रा में मिट्टी और चट्टानें उठीं तथा बाधा डालने वाले महासागर को मिट्टी के नीचे दफना दिया। पृथ्वी ने जल पर विजय प्राप्त की। एक द्वितीय श्रेणी क्यूई साधना ताबीज ने सीधे जियांग पिहे के अनंत महासागर को तोड़ दिया। जियांग पिहे दयनीय स्थिति में भाग गया। वह मिट्टी की मोटी परत से ढका हुआ था। उसकी जल आत्मा ढाल लगभग ढहने वाली थी। पृथ्वी हथौड़ा कौशल। दो प्रथम श्रेणी के ताबीज जल गए, जिससे उसकी बंदूकों पर पृथ्वी तत्व की मोटी चमक की परत चढ़ गई। बैंग 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 बैंग। बंदूकों से निकली हर गोली के साथ पृथ्वी की आध्यात्मिक शक्ति से भरी गोलियां उसकी जलात्मा ढाल को भेदती हुई निकल रही थीं। पृथ्वी हथौड़ा कौशल से युक्त गोलियां उसकी छाती पर भारी पत्थरों की तरह लग रही थीं, जिससे जियांग पिहे की छाती की हड्डी धंस गई। पृथ्वी शील्ड एरे सक्रिय करें। जियांग पिहे के हाथ में एक एरे स्टोन प्रकट हुआ, जो जियांग हवेली की प्रथम श्रेणी एरे की शक्ति को बुलाने की कोशिश कर रहा था। अगर वह यांगशी को फंसा लेता तो वह सुरक्षित बच सकता था, लेकिन उस समय उसने लड़ने का सारा विचार खो दिया था। यांगशी के पास बहुत सारे ताबीज थे, यहाँ तक कि वह, जो जियांग परिवार का प्रत्यक्ष वंशज है, इतनी लापरवाही से आत्मा पत्थरों को बर्बाद करने की हिम्मत नहीं करेगा। बस इन कुछ आदान प्रदानों में कई 100 स्पिरिट स्टोन खर्च हो गए। फिर भी जियांग हवेली से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई और प्रथम श्रेणी एरे हमेशा की तरह मृत था। उसकी कॉल का जवाब नहीं दे रहा था। उन्हें केवल यही प्रतिक्रिया मिली कि आसमान से आग की लपटें बरस रही थीं। धमाका! एक चमगादड़ ने आग उगली, जिसका जवाब जियांग पिहे ने पानी के गोले से दिया। इस बीच यांगशी की मांसपेशियां तनावग्रस्त हो गईं और वह उछल पड़ा। उसके हाथ में एक रक्त आत्मा पंजा प्रकट हो गया। छींटे! जियांग पिहे का हृदय छेद दिया गया। रक्त आत्मा पंजे पर राक्षसी क्यूई उमड़ पड़ी और उसे सूखे भूसे में खींच लिया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। जैसे जैसे उसकी आध्यात्मिक संवेदना धीरे धीरे लुप्त होती गई, वह अपनी अंतिम सांस तक यही सोचता रहा कि सुरक्षात्मक व्यूह सक्रिय क्यों नहीं हुआ। यांगशी ने अपना सिर हिलाया। क्या यही क्यूई शोधन की 5वीं परत की ताकत है? बहुत कमजोर, इतनी भी नहीं कि मुझे धन तलवार संत कहलाऊं। अरे नहीं, स्वर्ण तत्व तलवार संत। यांगशी ने जियांग पिहे के शरीर से रक्तात्मा पंजा निकाला। रक्त क्यू ने उसे पोषित किया। उसने अपना सिर घुमाकर 5 भ्रूणश्वास मुक्त साधकों को देखा। उसकी हंसी गहरी और ठंडी थी। है 5 ढीले साधकता। 0 टिप्पणी वोट 3 बचे उस राक्षस साधक का सामना करते हुए, जिसने अभी अभी एक क्यूई शोधन 5वीं परत के साधक को चूसकर सुखा दिया था। भ्रूण श्वास अवस्था में 5 साधक, जो केवल खेती करना जानते थे, एक साथ इकट्ठे हो गए और जोर से चिल्लाने लगे, यहाँ मत आओ। उस समय उनके परदादा और परदादी सभी जमीन से उभरे थे और उन्हें पुनः मिलने के लिए नीचे बुला रहे थे। जियांग परिवार के परिसर से नौकर भी बाहर आ गए और अपने स्वामियों की मृत्यु देखकर भयभीत हो गए। वे तितर बितर हो गए और सभी दिशाओं में भाग गए। यांगशी ने बेतहाशा हंसी उड़ाते हुए छाया चमगादड़ों के साथ मिलकर उन दुष्ट सेवकों का पीछा किया और उन सभी को मार डाला। 5 भ्रष्ट साधकों के सामने उसने जियांग परिवार के सभी दुष्ट सेवकों को मार डाला, किसी को भी जीवित नहीं छोड़ा। रक्त आत्मा पंजे ने यांगशी के शरीर को पुनः भरने के लिए उनके ताजा रक्त को अवशोषित कर लिया, जिससे उनका रक्त क्यूई आसमान की ओर बढ़ गया, जितना राक्षसी हो सकता था। इतनी प्रबल शक्ति! कोई आश्चर्य नहीं कि राक्षस साधकों को कभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता। यह साधना से कहीं अधिक तीव्र है। रक्त आत्मा पंजे की शक्ति ने यांगशी को पोषित किया, जिससे उसका क्यूई रक्त और भी अधिक सशक्त हो गया और उसका शरीर और भी अधिक मजबूत हो गया। डिंग झेन के अनुसार, यदि वह किसी राक्षस मार्ग तकनीक का अभ्यास करता तो यह राक्षसी उपकरण उसकी आध्यात्मिक शक्ति को तेजी से बढ़ा देता। जियांग पिहे जैसे ची शोधन 5वीं परत के साधक के सार रक्त को अवशोषित करना कम से कम 5 वर्षों की कठिन साधना के बराबर हो सकता था। यांगशी के पास न तो कोई आध्यात्मिक शक्ति थी और न ही वह राक्षसी क्यूई को परिष्कृत करना जानता था। रक्त आत्मा पंजे ने सार रक्त को अवशोषित कर लिया और उसे राक्षसी क्यूई में बदल दिया, जो उसके पूरे शरीर में समा गई और यांगशी को लबालब भर दिया।
तब तक उसके शरीर के अंदर के अन्य 12 सूखे राक्षसी उपकरण रक्त की गंध सूंघने वाले शार्क की तरह उग्र रूप से उत्तेजित हो चुके थे। उनमें से प्रत्येक ने अपना मुंह खोला और रक्त आत्मा पंजे द्वारा निकाले गए सार रक्त को विभाजित करते हुए तूफान की तरह चूसा। 12 दानव उपकरण जो पहले नौमोर क्यूई रक्त गोली द्वारा लगभग खाली हो गए थे, ने कुछ ताकत हासिल कर ली और यांगशी द्वारा उनका उपयोग जारी रखा जा सकता था। एक महत्वपूर्ण तड़के से गुजरने के बाद यांगशी ने पिछली लड़ाई की थकान से ताजगी महसूस की और उसकी ताकत एक बार फिर बढ़ गई। मैं राक्षस मार्ग पर चलने वालों को मार सकता हूं और राक्षसी क्यूई जमा कर सकता हूं। एक बार जब मैं इन 13 राक्षसी उपकरणों को फिर से राक्षसी क्यूई से भर दूंगा तो मैं अपने शरीर को और अधिक कठोर बनाने के लिए वरिष्ठ भाई वू से एक और नौमोर क्यूई रक्त गोली मांग सकता हूं। नौमोर वाली क्यूई रक्त गोली के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं था। सैद्धांतिक रूप से जब तक उसके शरीर में आध्यात्मिक शक्ति थी वह उन्हें ले सकता था। यहाँ तक कि क्यूई साधक भी इसे खाकर बिना किसी समस्या के भ्रूण श्वास अवस्था में वापस आ सकते हैं। यह आश्चर्यजनक है कि ऐसी अद्भुत रासायनिक प्रतिक्रिया हो सकती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यांगशी का मार्ग व्यापक और व्यापक होता जा रहा है। यांग जेनशुओ ने सोचा था कि इननेट मास्टर तक पहुंचना यांगशी के लिए शिखर होगा, लेकिन यह उनकी ताकत में विस्फोटक वृद्धि की शुरुआत बन गई। अपनी ताकत बढ़ाने के लिए वास्तविक जीवन में राक्षस पथ सहार करना वास्तव में त्वरित था। यांगशी को अराजक राक्षस पथ का साधक कहने के बजाय यह कहना ज्यादा सही होगा कि यांगशी अराजक धर्म पथ का साधक है। वह राक्षस पथ पर चलने वालों को मारने के लिए राक्षसी यंत्रों का उपयोग करता है, खुद को मजबूत बनाने के लिए राक्षस पथ की साधना को परिष्कृत करता है और फिर और भी शक्तिशाली राक्षस साधकों का वध करता है। धर्मी लोगों को पोषित करने के लिए दुष्टात्माओं का उपयोग करना। इस समय यांगशी रक्त आत्मा पंजा पकड़े हुए धीरे धीरे 5 ढीले साधकों के पास पहुंचे। वे भागने की हिम्मत नहीं कर सके क्योंकि उन्हें डर था कि नौकरों की तरह ही उनका भी अंत हो जाएगा, वे भी वहीं कांपते हुए मारे जाएंगे। यांगशी को थोड़ा हिचकिचाते हुए देखकर यांग जेनशो सीधे प्रकट हुए। उनकी जान बख्श दो, उन्हें तुम्हारे लिए इन आत्माओं के खेतों में खेती करने दो। जियांग हवेली में 5 से अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा सांद्रता वाले उच्च गुणवत्ता वाले आत्मा क्षेत्र थे। पूरे 15 एकड़ का स्पिरिट क्षेत्र। वहां न केवल आध्यात्मिक जौ और चावल बोए गए थे, बल्कि कई गुणों से भरपूर आध्यात्मिक फल और कुछ अमर जड़ी बूटियां और औषधीय पौधे भी थे। यह स्थान वास्तव में कृषि का खजाना था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ब्लड सोल वैली के लोग खेती की सामग्री ले जाने के लिए यहाँ आते रहे। वार्षिक उपज वास्तव में बहुत अच्छी थी। यांग जेनशो लंबे समय से इस जगह की चाहत रखते थे। अब अंततः उसने उसे वापस जब्त कर लिया। बूढ़े पूर्वज की बातें सुनकर यांगशी ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। मैं इन लोगों को नहीं जानता, नहीं इनके चरित्र को। अगर ये बाद में भाग गए तो क्या होगा? क्या जागीर के गुलामों का चरित्र बेहतर है? क्या अब भी उनका इस्तेमाल नहीं होता? लेकिन उनके पास उन्हें प्रबंधित करने के लिए हुजी है। बस इन्हें 5 समझो। नया ली अग्नि 9 महल संरचना स्थापित करो और उसे पहले से मौजूद पृथ्वी ढाल समूह से पूरक करो। ये भ्रूण श्वास अवस्था साधक कैसे बाहर निकल सकते हैं? ओह, मैं समझ गया। अब मैं एक दानव साधना तलवार संत हूं। मेरे लिए दानव पथ का स्वभाव होना सामान्य बात है। मैं उन्हें बाघ के साथ सेना में शामिल होने के प्रायश्चित के रूप में यहाँ खेती करने दूंगा। अच्छा, यांगशी एक होशियार बच्चा था जो हमेशा तेजी से आगे बढ़ता था। यांगशी लगातार हंसते रहे जब वह उन 5 भटके हुए साधकों के पास पहुंचे जो टूटने के कगार पर थे, लेकिन फिर उन्होंने अपनी मुस्कुराहट को थोड़ा नियंत्रित कर लिया। आज से तुम सब मेरे लिए आत्मिक क्षेत्र जोतोगे, वरना। जैसे ही यांगशी फिर से हंसने वाला था, 5 ने जल्दी से कहा, हम आपकी सेवा करने को तैयार हैं मेरे स्वामी। उस क्षण न मरना ही सबसे बड़ा आशीर्वाद था। 5 भटके हुए साधकों ने, जो यह सोच रहे थे कि वे बर्बाद हो चुके हैं, अपनी भावनाओं में भारी उथल पुथल का अनुभव किया और यहाँ तक कि यांगशी के प्रति कृतज्ञता का भाव भी महसूस किया। अगर कोई भागने की कोशिश करना चाहता है तो आगे बढ़ो और देखो कि क्या मेरी सेना तुम्हें रोक सकती है। मेरी हिम्मत नहीं, हिम्मत नहीं। आपकी सेवा करना हमारा सम्मान है। यांगशी ने देखा कि इन ढीले साधकों ने पूरी तरह से समर्पण कर दिया है, इसलिए उसने अपनी राक्षसी क्यूई वापस ले ली। आत्मा के क्षेत्र में अच्छी तरह से काम करो। जब समय बदलेगा और मैं यह स्थान छोड़ दूंगा तो मैं तुम्हें तुम्हारी स्वतंत्रता प्रदान करूंगा। धन्यवाद सीनियर। चाहे इन लोगों को विश्वास हो या न हो, उस समय कम से कम उनके पास एक वादा तो था जिससे वे जुड़े रह सकते थे। बस उन्हें यह नहीं पता था कि यह कब पूरा होगा। जाओ और आंगन में पड़ी लाशों को साफ करो।
हाँ, यांगशी, जो जियांग हवेली के मुख्य हॉल के केंद्र से चिपके हुए थे, ने देखा कि एक चमगादड़ उनके पास उड़कर आया और अपने मुंह से एक पीले रंग की डिस्क गिरा दी, जो पृथ्वी शील्ड एरे की एरे आई थी, जिसका उपयोग जियांग परिवार यहाँ करता था। यांग जेनशो एक ईश्वरीय दृष्टिकोण से एरे आई की स्थिति को देखने में सक्षम थे और उन्होंने इसे यांगशी के लिए चिह्नित कर दिया, जिन्होंने फिर एरे आई को लेने के लिए चमगादड़ को भेजा, जिससे एरे अप्रभावी हो गया। यही कारण था कि जियांग पिहे ने अपने अंतिम रक्षा तंत्र का उपयोग नहीं किया था। यांग जेनशो रडार की तरह उस पर नजर रखे हुए था। कैसा भाई था जो सब कुछ देख सकता था। यांगशी ने कुशलतापूर्वक जियांग पिहे के शरीर की तलाशी ली और सब कुछ ले लिया। दानव यंत्रक मानव त्वचा से बना एक कोट जो किसी भी व्यक्ति के चेहरे से मेल खाने के लिए किसी की उपस्थिति को बदल सकता है और परतदार खाल की संख्या के आधार पर पहनने वाले की रक्षा को बढ़ा सकता है। यह सक्रिय रूप से दूसरों के चारों ओर लपेट सकता है, जो एक अत्यंत दुष्ट दानव यंत्र साबित होता है। पाह घिनौना। यांगशी ने जियांग पिहे की लाश पर 2 बार थूका, फिर डिंगजेन द्वारा दिया गया ताबीज निकाला और बुरी तरह क्षतिग्रस्त मानव त्वचा को अपने शरीर में समाहित कर लिया। 14 दानव उपकरण। हालांकि यह मानव त्वचा गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त थी और इसे प्रभावी ढंग से उपयोग करने से पहले मरम्मत की आवश्यकता थी। यांगशी केवल तब तक इंतजार कर सकता था जब तक कि वह डिंगजेन से दोबारा न मिल जाए और उसे आगे बढ़ने के लिए न कहे। इस बार मैं आपके दानव उपकरण को अवशोषित करता हूं। आइए देखें कि आप अब कैसे संकेत भेजते हैं। पिछली बार जब उसने डिंगजेन से बात की थी तो उसे पता चला था कि जब रक्त आत्मा घाटी के दानव साधक मर जाते हैं तो उनके दानव उपकरण मुख्यालय को संकेत भेजेंगे और फिर रक्त आत्मा घाटी के लोगों को पता चल जाएगा कि कौन मुसीबत में है। चूंकि पिछली बार उसने जियांग पीची के दानव यंत्र से निपटा नहीं था, इसलिए वह संकेत भेजने में कामयाब रहा। इस बार यांगशी फिर से वही गलती नहीं करेगा। दानव उपकरण के अलावा जियांग पिहे के शरीर पर सबसे महत्वपूर्ण चीज उच्च श्रेणी की जादुई कलाकृति थी, जुआनलिंग भारी पानी, जुआनलिंग हेवी वाटर, जिसका अब मैना द्वारा रखरखाव नहीं किया जाता था, अपने आप नीली जेड बोतल में सिमट गया था। यह देखने में तो बस एक बूंद जैसा था, लेकिन जब छोड़ा जाता था तो यह समुद्र और नदियों को उलट सकता था। सचमुच बहुत भयानक। एक जल तत्व जादुई खजाना। मैं इसका उपयोग नहीं कर सकता, मैं इसे फुअर के लिए बचाकर रखूंगा। यांगफू ने पंचतत्व साधना तकनीक का अभ्यास किया और पंचतत्वों के जादुई खजानों का इस्तेमाल करके पंचतत्व मंत्रों की साधना कर सकता था, जिससे यांगशी बहुत प्रसन्न होता था। इसे प्राप्त करने के बाद वह अपने सबसे बड़े बेटे के लिए कुछ भी इस्तेमाल कर सकता था और बिल्कुल भी नखरे नहीं करता था। इसके अलावा जियांग पिहे के पास अमृत की कई बोतलें थीं, जिनमें से अधिकांश आत्मा को पुनर्जीवित करने और घावों को भरने के लिए थीं। हालांकि उसे उनका उपयोग करने का मौका नहीं मिला था क्योंकि वह पृथ्वी तकनीकों के विस्फोट से दूर चला गया था। 10 पौष्टिक युआन गोलियां, 8 आत्मा को पुनर्जीवित करने वाली गोलियां, 2 हड्डी मजबूत करने और मांसपेशियों के निर्माण की गोलियां, 1 जीवन विस्तार गोली। पौष्टिक युआन गोलियां जो केवल क्यूई शोधन चरण साधक ही उपयोग कर सकते हैं। क्यूई शोधन क्षेत्र में आगे बढ़ने के बाद जियाओ बाई द्वारा उपयोग की जा सकती हैं। भ्रूण श्वास चरण के दौरान व्यक्ति को केवल निम्नस्तर की गैदरिंग क्यूई गोलियों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है, प्रत्येक में एक स्पिरिट स्टोन, जो काफी प्रभावी होता है। पौष्टिक युआन गोलियां हालांकि प्रथम श्रेणी के अमृत भी हैं, लेकिन क्यूई गोलियों को एकत्रित करने की तुलना में बहुत अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करती हैं। प्रत्येक में 2 आत्मा पत्थर होते हैं, जो क्यूई शोधन चरण साधकों के लिए एकदम उपयुक्त हैं। जीवन विस्तार की गोली यह दूसरे दर्जे का अमृत है। जीवन विस्तार की गोली द्वितीय श्रेणी का अमृत। अंतर्ग्रहण के बाद यह उपयोगकर्ता के क्यूई तंत्र को लॉक कर देता है और आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ शरीर को पोषण देता है, आध्यात्मिक शक्ति के रिसाव को रोकता है और कई दिनों तक जीवन को जबरन बढ़ाता है। यांग जेनशुओ इस अमृत का वर्णन देखकर आश्चर्यचकित हो गए। यह किसी व्यक्ति को मृत्यु के कगार पर जीवन से चिपकाए रख सकता है जब तक कि सहायता न आ जाए। हड्डियों को मजबूत करने वाली और मांसपेशियों को बनाने वाली गोलियां बाहरी चोटों को ठीक कर सकती हैं, लेकिन साधकों के बीच लड़ाई में अक्सर बाहरी चोटों से अधिक शामिल होता है। मेरिडियन, डेंटियन, दिव्य भावना और इसी तरह की मरम्मत के लिए कई उपचार दवाओं की आवश्यकता होती है। यह वास्तव में जीवन रक्षा के लिए एक दिव्य गोली है। यांग जेनशुओ को इसकी आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उनकी अधिकांश स्थितियों को हड्डी मजबूत करने और मांसपेशियों के निर्माण की गोलियों के साथ हल किया जा सकता था। इसे यांगशी के लिए एक तुरुप का इक्का के रूप में छोड़ना एक अच्छा विचार था। इस आदमी के पास इतनी कम संपत्ति क्यों है? यांगशी हैरान था। 5वें स्तर पर एक क्यूई साधक के रूप में जियांग पिहे जियांग पिची से भी अधिक गरीब कैसे हो सकता है? केवल एक जादुई खजाना और एक दानव उपकरण। यह बात समझ में नहीं आई। जो लोग अक्सर हत्या करते थे
वे जानते थे कि लूटपाट करते समय शवों और घरों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यांगशी ने अपने कमरे में खोजबीन की और अंततः उसे समझ आ गया। उसकी मेज पर एक भंडारण बैग था। शायद इसलिए कि वह घर पर था, या शायद इसलिए कि वह कपड़े बदल रहा था, जियांग पिहे अपना स्टोरेज बैग अपने साथ नहीं लाया था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना कमजोर महसूस कर रहा था। शायद उसके पास और भी जादुई खजाने थे जिनका उसने इस्तेमाल नहीं किया था। यांगशी स्वयं स्टोरेज बैग नहीं खोल सकता था, इसलिए उसने उसे अभी के लिए अपनी छाती में ही रखा। 0 वोट 3 बचे। इस स्टोरेज बैग के अलावा जियांग परिवार के पास और कोई कीमती सामान नहीं बचा था। यांगशी आंगन में इधर उधर टहलते हुए इस अनजान जगह को देख रहा था, जिसमें कुछ जाना पहचानापन भी था। यहीं पर वह 6 वर्ष की आयु तक पले थे और आज भी उनकी स्मृति में इसकी धुंधली छाप है। पिताजी, माँ यांगशी ने हमारा पैतृक घर वापस ले लिया है। पूर्वज हमें आशीर्वाद दें, मैं अपने परिवार की दुश्मनी का बदला लूंगा। जियांग परिवार के लोग आप में से कोई भी बच नहीं पाएगा। यांगशी की आंखें दृढ़ थीं। यह तो उसके बदले की शुरुआत थी। जब यांगशी भावुक महसूस कर रहे थे, यांग जेनशुओ ने शैतान पवन वन में यांगफू को एक प्रकटीकरण दिया और जियांग शियाओबाई से अपना चेहरा ढकने और जियांग हवेली की यात्रा करने के लिए कहा। जियांग शियाओबाई यांगशी को देखकर आश्चर्यचकित हो गया, जो अब और भी लंबा और मजबूत लग रहा था। पति भाई, आप इतने बड़े कैसे हो गए? ओ, यह एक लंबी कहानी है। घर पहुंचकर मैं तुम्हें इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा। यह ली अग्नि 9 महल संरचना है। इसे जियांग हवेली में स्थापित करो और अब से यह एक दानव साधक का क्षेत्र होगा। ठीक है, इसे मुझ पर छोड़ दो। व्यूह रचना पहले से ही तैयार थी। केवल व्यूह रचना के झंडों को विशिष्ट स्थानों पर स्थापित करने तथा आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ सक्रिय करने की आवश्यकता थी, ताकि इसे सफलतापूर्वक स्थापित किया जा सके। अनेक स्थानों पर व्यूह ध्वज लगाने और व्यूह नेत्र को छिपाने के बाद अग्नि आध्यात्मिक ऊर्जा का एक उभार आकाश में ऊपर उठा, जिसने जियांग हवेली को अपने अंदर समाहित कर लिया। टकराना। गर्म लहरें तेजी से गिरीं, जिससे जियांग हवेली एक विशाल भट्टी में बदल गई। आराम करने के लिए भेजे गए ढीले साधक अचानक घबरा गए। यह ज्वाला मुझे तुरंत जली हुई राख में बदल सकती है। क्यूई शोधन क्षेत्र के साधकों को भी इस व्यूह का सामना करना मुश्किल होगा। बेहतर होगा कि हम सिर्फ खेती पर ध्यान दें। वह दानव साधक सचमुच भयानक है। मुझे आश्चर्य है कि दानव पथ के जुड़वां सितारों, मोटे और पतले ताओवादी और डिंग झेन की तुलना में कौन अधिक शक्तिशाली है? इससे हमारा क्या लेना देना? बेहतर होगा कि कल अच्छी नींद लें और खूब मेहनत करें। 5 मुक्त साधकों ने ली अग्नि व्यूह को देखकर भागने का विचार पूरी तरह त्याग दिया। यह सब खत्म करने के बाद यांगशी जियांग शियाओबाई के साथ घर जाने के लिए तैयार थी। जियाओबाई, क्या तुम उड़ना सीखना चाहती हो? जियाओबाई ने विशालकाय काले चमगादड़ को देखा। उसके गाल उत्साह से चमक रहे थे। हाँ, ऊपर आओ, मैं तुम्हें हमारे घर तक छोड़ दूंगा। वे दोनों बल्ले पर खड़े हो गए और शैतान पवन वन में स्पिरिट झील पर लौट आए। पिताजी, आप वापस आ गए। यांगफू, जो हमेशा अपनी उम्र के आप से परिपक्व व्यवहार करता था, अपनी लालसा जाहिर करने से खुद को नहीं रोक सका। हाँ, घर पर सब कैसा चल रहा है? क्या तुम हमारे पूर्वजों के निर्देशों का पालन कर रहे हो? अच्छा, मैंने हमेशा पूर्वजों की बातें मानी हैं। मैंने तावीज बनाने की कला भी सीख ली है, इसलिए मैं पिताजी के लिए तावीज बना सकता हूँ। हाँ हाँ हाँ, यह तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि पापा तुम्हारे लिए तावीज बनाने के औजारों का एक सेट लाए हैं। मैं थोड़ी देर में तुम्हें दे दूंगा। उसके बगल में खड़े यांग फुशुओं ने अपना सिर झुका लिया। ऐसा लग रहा था कि वह अब यांगशी को पहचान नहीं पा रहा था। शोर, इधर आओ, पिताजी को बुलाओ। जियांग शियाओबाई ने उसे घूर कर देखा। यांग फुशुओ तुरंत दौड़कर आया और पुकारा, पिताजी। हाँ हाँ हाँ, शोर भी लंबा हो गया है। 2 महीने से अधिक समय तक घर से दूर रहने के कारण यांगशी को अपने परिवार की बहुत याद आती थी और वे दिन निकलने तक बातें करते रहते थे। ऐसा लगता था कि उनके पास कहने के लिए कभी भी बातें खत्म नहीं होती थीं। अंत में जियांग शियाओबाई ने दोनों बच्चों को उनके कमरों में वापस भेज दिया। पति भाई, मेरे पास थोड़ा खाली समय था और मैंने उस पेड़ की चोटी पर एक लकड़ी का घर बनाया है। नज़ारा बहुत सुंदर है, क्या आप इसे देखने चलेंगे? हाँ, चलो देखते हैं। यांगशी ने जियांग शियाओबाई को पकड़ लिया और आकाश में उड़ते हुए ऊपर लकड़ी के घर को खोजने के लिए आसानी से ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए। सूर्योदय का अभिवादन करते हुए दोनों ने एक दूसरे के लिए अपनी लालसा को सबसे ठोस तरीके से व्यक्त किया। स्कत, तुम वाकई आउटडोर रोमांस में पूरी ताकत लगा रही हो। तुम तो मुझसे भी ज्यादा चालें चलती हो। यांग जेनशुओ ने समय को अगले दिन तक तेजी से आगे बढ़ाया।
तभी दोनों पेड़ की चोटी से नीचे उतरे और जियांग पीहे से आए स्टोरेज बैग की जांच करने लगे। जियांग शियाओबाई ने इसे अपने हाथ में लिया और इसे खोलने से पहले आध्यात्मिक ऊर्जा से इसे परिष्कृत करने में आधा दिन बिताया। ओह, यहाँ 3 साधना तकनीकें, कुछ ताबीज और बहुत सारे क्रिस्टल स्टोन हैं। रक्त आत्मा महान विधि, भंवर ज्वार कौशल, पृथ्वी वंदना आत्मा तकनीक। उसने अपने हाथ के एक झटके से रक्त आत्मा महान विधि को जला दिया। भंवर ज्वार कौशल जल तत्व साधना तकनीक थी जिसका अभ्यास जियांग पीहे ने किया था। इसकी शक्ति अच्छी है, मैंने इसे जुआन स्टोन संप्रदाय में भी देखा है, काफी मानक। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जियांग पीची की पृथ्वी पूजन आत्मा तकनीक अभी भी मौजूद होगी। यह पृथ्वी तत्व साधना तकनीक वास्तव में बुरी नहीं है, एक दुर्लभ आह्वान प्रकार है। अपना मूल्यांकन देने के बाद यांग जेनशुओ ने निष्कर्ष निकाला, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। आखिरकार यांग परिवार के 3 साधकों के पास पहले से ही उपयुक्त साधना तकनीकें थीं। जब तक कि कुछ गुणात्मक परिवर्तन न हो, उन्हें तकनीक बदलने की आवश्यकता नहीं थी। खुशी का एक कारण यह था कि साधना तकनीकों के 2 जेड स्क्रॉल एकल उपयोग वाले नहीं थे, इसलिए उन्हें यांग परिवार की विरासत केसे के रूप में रखा जा सकता था। यदि भविष्य में कोई उत्कृष्ट जल आत्मा मूल या पृथ्वी आत्मा मूल वाला बच्चा पैदा होता है तो वे उनका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा यांग शी ने जिस जादुई कलाकृति के बारे में सोचा था कि वह अप्रयुक्त है, वह वहां नहीं थी। ताबीजों में केवल 5 द्वितीय श्रेणी के ताबीज शामिल थे। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि जियांग पीहे को आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि यांग शी ने 5 द्वितीय श्रेणी के ताबीजों के साथ शुरुआत की थी। एक मुठभेड़ में उसका सब कुछ खत्म हो गया। तो पता चला कि जियांग पीहे कंजूस था। उसके बैग में असल में 2089 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन थे, यहाँ तक कि बैटमैन यांगशी के लिए भी यह संख्या चौंकाने वाली थी। यह सर्वविदित है कि क्यूई शोधन चरण साधक के लिए आत्मा पत्थर अर्जित करना आसान नहीं है। उदाहरण के लिए 15 एकड़ स्पिरिट के खेतों को ही लीजिए जो पहले जियांग परिवार के कब्जे में थे। अगर उन सभी में स्पिरिट के दाने बोए जाते और सालाना फसल की उम्मीद की जाती और अच्छी तरह से प्रबंधित किया जाता, 500 कैटी प्रति म्यू का उत्पादन काफी अच्छा होगा। इस प्रकार 15 म्यू के लिए इससे 7500 कैटी स्पिरिट ग्रेन बनेगा। स्पिरिट स्टोन्स में परिवर्तित होने पर यह केवल 375 पत्थर होंगे। जियांग पीहे द्वारा 2089 स्पिरिट स्टोन्स बचा पाना सचमुच एक उपलब्धि थी। देखो, स्पिरिट स्टोन्स को बिना खर्च किए जमा करने का यही नुकसान है। अगर उसने उन सबको दूसरे दर्जे के तावीजों से बदल दिया होता तो मैं सचमुच उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। यांगशी को अपनी समय पर खर्च करने की रणनीति पर गर्व महसूस हुआ। स्पिरिट स्टोन्स का उपयोग करके उस लड़ाई को जीतने में सहायता करना जो अन्यथा जीतना असंभव होगा, और फिर दुश्मन के स्पिरिट स्टोन्स को लेना। जियाओबाई, इस स्टोरेज बैग के अंदर कितनी जगह है? एक पल के लिए विचार करने के बाद जियाओबाई ने एक पेड़ की शाखा के ऊपर एक छोटी लकड़ी की झोपड़ी की ओर इशारा किया और कहा, उसी आकार का, लगभग भाई बाई हेयू के भंडारण रिंग में जगह के बराबर। तो यह बहुत बड़ा नहीं है। यांगशी कुछ हद तक निराश था, यह भंडारण बैग बस साधारण था। हालांकि इस तरह की साधारण वस्तु भी लगभग 500 आत्मा पत्थरों में बिक सकती थी। भंडारण जादुई खजाने बेहद महंगे थे, साधारण क्यों साधक उन्हें खरीदने में मुश्किल से सक्षम थे। जियाओबाई का वर्णन सुनकर यांग जेनशुओ कल्पना कर सकता था कि अंदर का स्थान कितना दयनीय था। मुश्किल से 1 घन मीटर से ज्यादा। कोई आश्चर्य नहीं कि दाओवादी मोटे और पतले को हर बार आने पर स्पिरिट फूड ले जाने के लिए मानव और पशु परिवहन का उपयोग करना पड़ता है। यह वास्तव में फिट नहीं होगा। इन 15 म्यू स्पिरिट फील्ड्स के साथ अगले साल हम अच्छी फसल की उम्मीद कर सकते हैं। हम स्पिरिट स्टोन्स भी बहुत तेजी से कमा पाएंगे। कल की सभा में दाओ ये अपने द्वारा विकसित हाइब्रिड स्पिरिट गेहूं के बीजों की पहली पीढ़ी लेकर आए। यह नया संकर स्पिरिट गेहूं बीज, जो उच्च उपज देने वाले नियमित गेहूं के जीन से युक्त है, यदि सफलतापूर्वक उगाया गया तो यांग परिवार के स्पिरिट गेहूं उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकता है। मैं पैतृक पूजा के लिए तेजी से आगे बढ़ने का इंतजार नहीं कर सकता। यांग परिवार ने जुआन पाषाण संप्रदाय के लिए रास्ता खोल दिया है और उड़ने वाले वाहन खरीद लिए हैं, तथा अब वह पहले से निर्धारित 20 वर्षीय विकास योजना के अनुसार व्यापार पुनः शुरू कर सकता है। इस बार यांगशी ने यांग परिवार के उपयोग के लिए बड़ी मात्रा में आपूर्ति भी वापस लाई। समय त्वरण, यांग परिवार अविश्वसनीय रूप से तीव्र गति से विकसित होने लगा। वर्ष 15, यांग फू अस्थि मज्जा सफाई गोली लेता है, अस्थि मज्जा काटने की धुलाई से गुजरता है। जीवन काल +5, आत्मा मूल प्रतिभा में सुधार, सोना +1, लकड़ी +1, पानी +1, आग +1, पृथ्वी +1। यांग फू 5 तत्वों की पुनःपूर्ति करने वाली स्पिरिट गोलियों को बैचों में लेता है। स्पिरिट रूट प्रतिभा में सुधार हुआ है।
सोना +3 लकड़ी +3 पानी +3 आग +3 पृथ्वी +3 यांगफू साधना के साथ संयुक्त क्यूई गोली का उपयोग करता है। नए आत्मा क्षेत्रों द्वारा उत्पादित 5 तत्वों के आत्मा फलों को खाता है। अपनी साधना की गति बढ़ाता है। भ्रूण श्वास 5वीं परत तक पहुंचता है। यांग परिवार के वंशजों में से पहला जो भ्रूण श्वास 5वीं परत को तोड़ता है। अमरता का मार्ग स्पष्ट। धूप +70। जियांग शियाओबाई ने वुड एसेंस रिप्लेनिशिंग स्पिरिट पिल्ली स्पिरिट रूट टैलेंट में सुधार हुआ। वुड +3। यांग शी ने एक राक्षस साधक का वेश धारण करके इस वर्ष 6 क्यूई शोधन चरण राक्षस साधकों पर घात लगाकर हमला किया है और 6 राक्षस उपकरण प्राप्त किए हैं। दानाई राजवंश में एक स्वर्ण तत्व तलवार संत द्वारा रात में शिकार करने की कहानियां प्रचलित हैं। रक्त आत्मा घाटी ने तलवार संत के लिए वारंट जारी किया है। हुजी जंगली जानवरों से युद्ध में मार्शल आर्ट के असली सार को समझ लेता है और एक जन्मजात ग्रैंडमास्टर बन जाता है। उसकी ताकत बहुत बढ़ जाती है। वह यांग शी से अमेरिकी आइडो सीखता है। यांग परिवार ने 5500 कट्टे स्पिरिट गेहूं, 2800 कट्टे स्पिरिट चावल, 35 पंचतत्व स्पिरिट फल, विभिन्न आध्यात्मिक औषधियां उगाईं। यांग परिवार 20 न्यू स्पिरिट फील्ड्स की खेती करता है जो अमर संसाधनों धूप +200 से भरपूर है। यांग परिवार द्वारा 5000 से अधिक कैटी की स्पिरिट वस्तुओं की पहली फसल स्पिरिट प्लांट्स धूप +100 के शिल्प में मामूली सफलता प्राप्त करना। यांग शी ने इस वर्ष की पैतृक पूजा सफलतापूर्वक आयोजित की। 5500 कैटी स्पिरिट गेहूं, 200 कैटी स्पिरिट चावल, 5 तत्वों के स्पिरिट फलों में से प्रत्येक में से एक सौंपता हूं। पुरस्कार स्वरूप प्रथम पीढ़ी के संकर स्पिरिट गेहूं के बीज का एक बैग, अनाज परिहार केक के 16500 पैकेट, मैग्मा फल जिसे जियाओबाई लिटिल फायर बाघ को खिला रही है वह 5 तत्वों के स्पिरिट फलों में से एक है जिसे प्रथम श्रेणी के स्पिरिट फल के रूप में वर्गीकृत किया गया है, लेकिन यह खाने वाले जानवर में कुछ जादुई गुण उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। ऐसे स्पिरिट फल अमर साधकों के लिए ठोस सार कायाकल्प गोलियों के समान हैं जो प्रकृति में पौष्टिक हैं। मार्शल साधक 5 अंगों को पोषण देते हैं जबकि साधक 5 तत्वों को मजबूत करते हैं। इससे पहले केवल एक मैग्मा फल का पेड़ था जो हर 2 साल में फल देता था। एक पेड़ छोटी आग को खिलाने के लिए भी पर्याप्त नहीं था और इसलिए यांग गेंशुओ इसके लिए उनके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहता था। उसने कभी कोशिश नहीं की थी, आमतौर पर सिर्फ आध्यात्मिक ऊर्जा से युक्त फल खाता था। इस वर्ष जियांग परिवार ने प्रति न्यू कई स्पिरिट फल वृक्ष लगाए जिनमें 5 तत्वों का पूरा सेट था तथा उपज भी प्रचुर थी। उन्होंने इस वर्ष अपने लिए 5 तत्वों वाले स्पिरिट फलों का एक सेट लिया। मुझे आश्चर्य है कि क्या इनका मेरे शरीर पर कोई प्रभाव पड़ता है। 0 टिप्पणी वोट 3 बचे। यांग जेंशुओ ने सबसे पहले एक सौम्य दिखने वाले लिटिल वुड पीच को काटा जो कि प्रथम श्रेणी का वुड एलिमेंट स्पिरिट फल था। रस उसके मुंह में फूट पड़ा जो शुद्ध काष्ठ तत्व आध्यात्मिक ऊर्जा की धाराओं में बदल गया जो उसके अंगों और हड्डियों में प्रवाहित हो गया। यह एक ऐसा एहसास था जो स्पिरिट राइस या अनाज परिहार केक खाने से भी अधिक विशिष्ट और मजबूत था और उसके शरीर के भीतर प्रकाश की चमक टिमटिमा रही थी। एक विशेष शक्ति उसके रक्त में प्रवाहित हुई जिससे उसका पूरा शरीर प्रकाशित हो गया। तभी उसके पूरे शरीर से एक ऐसी शीतल अनुभूति उभरी जो मानो उसकी आत्मा तक पहुंच गई हो। ऐसा लग रहा था मानो वह मेंथॉल के एक तालाब में डूबा हुआ हो और उसके शरीर पर भाप उठ रही हो। लेकिन यह अनुभूति 1 मिनट से भी कम समय तक रही और फिर गायब हो गई। यांग जेंशुओ ने अपने शरीर को छुआ। इस शक्ति से धुल जाने के बाद उसकी त्वचा चिकनी और नाजुक हो गई, उसके रोमछिद्र सिकुड़ गए और उसे विशेष रूप से स्पष्टता महसूस हुई। लेकिन जल्द ही यांग गेंशुओ ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। यह लकड़ी की आध्यात्मिक ऊर्जा यह नष्ट हो रही है। लकड़ी की आध्यात्मिक ऊर्जा जो अभी अभी उसके अंदर प्रवाहित हुई थी धीरे धीरे उसके रोमछिद्रों से वाष्पित हो रही थी तथा एक साधक की तरह अवशोषित नहीं हो रही थी बल्कि अपनी स्वयं की शक्ति में परिवर्तित हो रही थी। यांग गेंशुओ ने जल्दी से एक और निवाला लिया। आध्यात्मिक ऊर्जा का जाना पहचाना उभार फिर से उस पर छा गया। उसने छोटा लकड़ी का आड़ू खत्म कर दिया लेकिन लकड़ी की आध्यात्मिक ऊर्जा अभी भी बरकरार नहीं रह पाई, लगातार बाहर की ओर वाष्पित हो रही थी। उसके चारों ओर हरा कोहरा छा गया और ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर से धुआं निकल रहा हो। अंत में वह केवल असहाय होकर देख सकता था क्योंकि आत्मा फल की आध्यात्मिक शक्ति उसके शरीर से पूरी तरह से निकल गई थी, केवल लकड़ी की आध्यात्मिक ऊर्जा के निशान छोड़कर जिससे उसकी त्वचा थोड़ी बेहतर दिखने लगी थी। इन दिनों कल्टीवेशन फैमिली सिम्युलेटर खेलते हुए देर रात तक जागने से जो काले घेरे पड़ गए थे वे भी कुछ हद तक हल्के हो गए थे। यांग जेनशो दंग रह गया। अच्छा, क्या मैंने अभी अभी खुद को स्पा ट्रीटमेंट दिया है? स्पष्टतः आत्मिक फल की आत्मिक शक्ति उसके द्वारा अवशोषित नहीं की जा रही थी।
तो मार्शल कल्टीवेटर होने का एहसास ऐसा ही होता है ना? बिना स्पिरिट रूट के सारी आध्यात्मिक ऊर्जा अंततः लुप्त हो जाएगी और शरीर में बस थोड़ा सा अस्थायी सुधार ही होगा। इसके विपरीत यांगफू, जिसने इस वर्ष आधिकारिक तौर पर अमृत का सेवन और साधना शुरू की है, अमृत का सेवन करते हुए आत्मा फल खा रहा है, जिससे विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह से उसके शरीर में एकत्रित हो रही है। आध्यात्मिक शक्ति का पंचतत्व भंवर बेतहाशा बढ़ गया और केवल एक वर्ष में उसने बलपूर्वक 5 गुना कठिनाई वाली साधना तकनीक का एक अतिरिक्त स्तर प्राप्त कर लिया। उसका एक स्तर किसी और के 5 स्तरों के बराबर था। यदि वह इस विशेष साधना तकनीक का अभ्यास नहीं कर रहा होता तो यांगफू पहले से ही क्यूई साधना क्षेत्र में होता। अफसोस, कोई आश्चर्य नहीं कि संप्रदाय लोगों का मूल्यांकन उनकी प्रतिभा से करते हैं। 5 आत्मा मूलों वाला व्यक्ति ही जुआन पाषाण संप्रदाय का बाह्य शिष्य बनने के योग्य है। अगर उनमें कुछ खास नहीं है तो मध्य आयु तक वे क्यूई शोधन क्षेत्र में पहुंच जाएंगे, लेकिन आंतरिक संप्रदाय में शामिल होने की उनकी आयु सीमा पार हो जाएगी और वे अपना जीवन क्यूई शोधन क्षेत्र में ही स्थिर होकर बिताएंगे। आत्मिक जड़ों के बीच का अंतर अमर और नश्वर के बीच के अंतर से भी अधिक बड़ा है। यांग जेंशुओ को नहीं पता था कि यांगशी अपने जीवन काल में अपनी आत्मा की जड़ को पुनर्जीवित करने के लिए एक सहज आध्यात्मिक खजाना पा सकेंगे या नहीं। यांगशी पहले से ही 33 साल की है। यांगशी का मूल जीवन काल 70 वर्ष था। नियमित रूप से स्पिरिट राइस खाने से यह 10 वर्ष तक बढ़ गया। अस्थि मज्जा सफाई गोली का उपयोग करने से यह 5 वर्ष तक बढ़ गया। एक इन्नेट ग्रैंडमास्टर बनने के लिए 30 वर्ष और बढ़ गए और बाद में वह एक जीवन विस्तार गोली ले सकता था जिससे 5 वर्ष और बढ़ गए। उनकी वर्तमान जीवन अवधि सीमा 120 वर्ष है। उम्मीद है कि बाकी समय सफलता के लिए पर्याप्त होगा। 16वां वर्ष यांगशी एक छाया चमगादड़ पर सवार होकर जुआन पाषाण संप्रदाय की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने 2 क्यूई शोधन क्षेत्र के दानव साधकों को मार डाला और 2 और दानव उपकरण प्राप्त किए। यांगशी ने अनाज से बचाव के केक बेचे और 3300 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन अर्जित किए तथा द्वितीय श्रेणी के एरे फ्लेम ड्रैगन ट्रू फायर एरे का एक सेट और 300 गैदरिंग क्यूई गोलियां खरीदी। जियांग परिवार ने जियांग पिहे और आत्मा भोजन से जुड़ी घटना की जांच के लिए एक क्यू साधक को किंगशी काउंटी भेजा। उसे यांगशी ने, जो अभी अभी बाहर से लौटा था, गिरफ्तार कर लिया और दानव साधना प्रांगण में मार डाला। अफवाहें फैली कि मुरोंग जिवान ने जियांग परिवार का दौरा किया, राक्षसी क्यूई को महसूस किया और एक बड़ी लड़ाई शुरू करने की कगार पर था, जिसे दानाई राजवंश के सम्राट ने रोक दिया। हालांकि जियांग परिवार की कई बाहरी शाखाओं को जुआन पाषाण संप्रदाय के अनुयायियों ने दानव पथ की खोज के बहाने नष्ट कर दिया। इस वर्ष 4 वर्ष के हुए यांग फुशुओं ने पहले ही आध्यात्मिक ज्ञान विकसित कर लिया था। यांग फू के मार्गदर्शन में वह धीरे धीरे साधना पथ को समझ रहा था और अग्नि आध्यात्मिक ऊर्जा को आत्मसात करते हुए भ्रूण श्वास की पहली परत प्राप्त कर रहा था। यांग परिवार के वंशजों में साधकों की संख्या 2 तक पहुंच गई। अमर पथ फल फूल रहा था। धूप +100। जियांग शियाओबाई ने भ्रूण श्वास की 9वीं परत को तोड़ दिया, अपनी मिंगक्सिन तकनीक को अगले स्तर पर ले गए, अपनी प्रतिभा लकड़ी तत्व आत्मीयता ++ को लकड़ी तत्व आत्मीयता +++ में उन्नत किया और लकड़ी तत्व जादू डालने में और भी अधिक कुशल हो गए। इस वर्ष यांग परिवार के संकर आध्यात्मिक अनाज के पहले एकड़ से अविश्वसनीय 800 पाउंड उपज प्राप्त हुई। यांग परिवार ने इस वर्ष का अनुष्ठान पूरा किया। यह अनुष्ठान पिछले वर्ष की तरह ही था, जिसमें अभी भी अनाज से बचाव वाले केक के आदान प्रदान पर ध्यान केंद्रित किया गया था। यांग जेनशुओ ने गो शियाओजी से मिलने के लिए निकलने से पहले उस पर नजर डाली। गो शियाओजी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए आगे आया, जिससे यांग जेनशुओ थोड़ा हैरान रह गया। क्या चल रहा है? चाबी यार। कौन सी चाबी? बेंटले की चाबी। जल्दी करो और मुझे चलाने दो। जब मैं रोजाना अपने स्कूटर पर बेंटले में घूमते हुए तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मेरे ऊपर चींटियां रेंग रही हों। गेंशुओ भाई, मैं सच में चाहता हूँ कि तुम अच्छी जिंदगी जियो, लेकिन इतनी अच्छी नहीं। चलो, मजाक मत करो, मैंने इसे मुश्किल से कुछ ही बार चलाया है। यहाँ गो शियाओजी अंदर गया और उत्सुकता से इधर उधर खेलने लगा। उसकी प्यास किसी मंदिर के ताओवादी के समान थी जो एक वर्ष में पहली बार किसी क्लब में प्रवेश कर रहा हो। क्या यही अमीरों की जिंदगी है? लेकिन ज्यादा घमंड मत करो, इस जिंदगी में कुछ जीतते हो कुछ हारते हो। गो शियाओजी का गंभीर चेहरा देखकर यांग गेंशुओ भी गंभीर हो गया। उसका भाई हमेशा ऐसी बातें कहता था जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती थीं। तुम्हें पैसा तो मिला, लेकिन चिंताएं भी कम हुई। और अब सच्चा प्यार दोबारा मिलने की बात तो भूल ही जाओ।
सच कहूं तो मैं किसी भी दिन तुम्हारी तरह की जिंदगी जी सकता हूं, लेकिन तुम मेरी कठिन जिंदगी में एक दिन भी नहीं टिक पाओगे। यांग गेंशुओ ने स्तब्ध भाव से कहा, भाई क्या तुम स्नातक स्कूल की प्रवेश परीक्षा देने की योजना बना रहे हो? गो जियाओजी हंसते हुए मुस्कुराया। बताओ जेनशुओ भाई, मैं क्या कर सकता हूं? मैं बेंटले नहीं मांगता। 10,000 से ज्यादा की मासिक तनख्वाह और सही बीमा मेरी सारी वफादारी खरीद सकता है। गो शियाओजी को देखकर जो सनकी और ईमानदार दोनों था, यांग गेंशुओ को लगा कि वह इस काम के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। मेरे पास एक प्रोडक्शन लाइन है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। तुम उस पर नजर रखना। बड़ा कारोबार शुरू कर रहे हो, है ना? उत्पादन लाइन किस लिए है? क्या आपने इलेक्ट्रिक कार के क्षेत्र में कदम रखा है? या आप मध्य पूर्व में गैस सिलेंडर बेच रहे हैं? शायद विमानवाहक पोतों को मछली पकड़ने के जाल बेच रहे हैं? ऐसा कुछ। और विवरण? संपीड़ित बिस्कुट बनाना। ठीक है, तो मुझे वहां क्या करना है? आपके लिए एक नया उत्पाद विकसित करना, बिस्कुट बाजार पर कब्जा करना। बिस्कुट के टुकड़े इकट्ठा करने में मेरी मदद करो, उन्हें वापस लाओ और हम उन्हें आज रात खाएंगे। अरे अरे, अपना सामान पैक करके मत जाओ, यह बहुत गंभीर काम है। मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है जियाओजी। 10,000 मासिक वेतन, बीमा सहित। तुमने पहले क्यों नहीं कहा? मैं तुम्हारे लिए आग और पानी दोनों से गुजर सकता हूँ गेंशुओ भाई। उसके पास अभी उत्पादन लाइन खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन गो शियाओजी द्वारा श्रमिकों पर नजर रखना और उन्हें स्क्रैप ले जाने से रोकना फिलहाल काफी था। हाल ही में यांग परिवार की आध्यात्मिक अनाज की पैदावार बहुत बढ़ गई थी और इतना अधिक परिवहन होने के कारण थोड़ा सा अनाज छीनने वाले श्रमिकों पर ध्यान नहीं दिया जा सकता था। फिर भी यह सबसे अच्छा था कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिस पर वे नजर रख सकें। जब भी कोई अच्छा अवसर मिलता तो वह कुछ अमृत बेचकर कुछ पैसे कमा लेता और फिर पूरी उत्पादन लाइन को अपने नियंत्रण में ले लेता। गो शियाओजी के साथ चीजें व्यवस्थित करने के बाद यांग जेनशुओ ने कुछ खाया, प्रेसलेस स्वॉर्ड तकनीक का अभ्यास किया और अपने रक्त प्रवाह को स्वतंत्र रूप से महसूस किया। उसे अपने पूरे शरीर में यह ताजगी भरा एहसास अच्छा लगने लगा था। यदि वह एक दिन भी अभ्यास नहीं करता तो उसे ऐसा लगता था कि वह अवरुद्ध हो गया है। पता चला कि व्यायाम करना लत बन सकता है और मार्शल आर्ट का अभ्यास भी, खेल में समय भी तेजी से बीत रहा था। पलक झपकते ही 2 साल बीत गए और जियांग शियाओबाई अंतः भ्रूण श्वास में पूर्णता तक पहुंच गई और एक सफलता के कगार पर थी। 0 वोट 3 बचे तथाकथित क्यूई शोधन शुद्ध जन्मजात आध्यात्मिक ऊर्जा के एक धागे को स्वयं में परिष्कृत और सम्मिलित करना है और सफलता क्यूई शोधन क्षेत्र में प्रवेश को परिभाषित करती है। इस प्रक्रिया में कोई वास्तविक बाधा नहीं है। एकमात्र कठिनाई है जन्मजात आध्यात्मिक ऊर्जा का ऐसा तंतु खोजना जो व्यक्ति की अपनी साधना तकनीक के गुण से मेल खाता हो। यह जन्मजात हरी लकड़ी की आध्यात्मिक ऊर्जा का एक धागा है। जियाओबाई, आप इसे परिष्कृत करें। यांगशी पिछले साल जुआन स्टोन संप्रदाय में गए थे और जियांग शियाओबाई के लिए इस लकड़ी के गुण वाली सहज आध्यात्मिक ऊर्जा को खरीदने के लिए 800 स्पिरिट स्टोन खर्च किए थे। ठीक है, जियांग शियाओबाई ने अपनी क्यूई को एक छोटी बोतल से अंतर्निहित ग्रीन वुड आध्यात्मिक ऊर्जा निकालने और उसे अपने शरीर में प्रवेश कराने के लिए प्रेरित किया। अत्यंत शुद्ध जन्मजात आध्यात्मिक ऊर्जा ने तुरंत ही उसके दांतियन में संग्रहित समस्त आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने में समाहित कर लिया, मानो कोई उच्च सत्ता सभी सामान्य आध्यात्मिक ऊर्जाओं पर अधिकार कर रही हो। जन्मजात हरी लकड़ी की आध्यात्मिक ऊर्जा जियांग शियाओबाई के पूरे शरीर में तरंगित हो रही थी, लगातार उसके आंतरिक अंगों को साफ कर रही थी और हिला रही थी। उसके शरीर से काली धुंध की फुहारें निकल रही थीं। जियांग शियाओबाई ने स्प्रिंग वुड दीर्घायु कौशल को सक्रिय किया, जिससे वह जन्मजात ग्रीन वुड आध्यात्मिक ऊर्जा के धागे को लगातार परिष्कृत करती रही और धीरे धीरे इस अधिक उन्नत आध्यात्मिक ऊर्जा में निपुणता प्राप्त कर ली। 3 दिन बाद जियांग शियाओबाई के शरीर से आध्यात्मिक ऊर्जा का एक उछाल निकला, जिससे आसपास की घास ने आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर लिया और बेतहाशा बढ़ गई, जिससे घास का एक विशाल ढेर बन गया जिसने उसे ढक लिया। लकड़ी आत्मा का कब्जा, जियांग शियाओबाई ने हल्के से कहा, और आसपास की घासें उखड़ गईं और उसके शरीर से जुड़कर कवच का एक पूरा सेट बन गया। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा के नियंत्रण में यह कवच एक चाबुक, एक हथौड़ा, एक ढाल, यहाँ तक कि एक हरे लकड़ी की ची उत्सर्जित करने वाले कार्ड में बदल गया। भ्रूण श्वास अवस्था के दौरान यह जादू उसके लिए बहुत कठिन था, लेकिन क्यूई शोधन क्षेत्र में पहुंचने पर ऐसा लगा जैसे वह अपने ही अंगों का उपयोग कर रही हो। यह लकड़ी आत्मा अपने लिए लड़ने के लिए किसी भी चीज में बदल सकती थी। जियांग शियाओबाई की प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करते हुए यांगशी ने भी संतुष्टि में सिर हिलाया।
यह उस निम्नतम स्तर के राक्षस साधक के समान है जिसे मैंने मारा था। कार्ड देखो। वुड स्पिरिट ने एक चमकता हुआ हरा घास का कार्ड फेंका, जिसे यांगशी ने मुट्ठी से तोड़ दिया। उसकी सच्ची क्यूई ने घास के कार्ड को टुकड़ों के ढेर में हिला दिया। अगर मैं एक साधारण जन्मजात गुरु होता तो मुझे आपको अमर जियांग कहना पड़ता, लेकिन एक स्वर्ण तत्व तलवार संत के रूप में आपको अभी भी अभ्यास करने की आवश्यकता है। पतिदेव, आप कितने शरारती हैं। आपकी पत्नी अभी अभी क्यूई शोधन क्षेत्र में पहुंची है और आप मेरी जरा भी तारीफ नहीं कर रहे हैं। हाँ, यांग परिवार के पास अंततः अपना स्वयं का क्यूई शोधन चरण साधक है। इस बार आपको फुएर से नहीं हारना चाहिए, है ना यांग फू, जो पिछले साल भ्रूण श्वास की छठी परत तक पहुंच गया था। उसके पास अपार पंचतत्व आध्यात्मिक शक्ति है। जियांग शियाओबाई भ्रूण श्वास की 10वीं परत पर होने के बावजूद यांग फू को किसी तरह हरा नहीं पाई। आपको पता होना चाहिए, यांग फू केवल 9 साल का है। यह बिल्कुल बेतुका है। इसने जियांग शियाओबाई को पागल कर दिया। उसने खेती करना बंद कर दिया, सारी खेती हैश को सौंप दी और क्यूई शोधन क्षेत्र में आगे बढ़ने पर ध्यान केंद्रित किया और आखिरकार आज आगे बढ़ने में कामयाब रही। हैश, जो लगातार स्पिरिट फील्ड पर आध्यात्मिक वर्षा कौशल का उपयोग कर रहा था, एक समय पर उसे संदेह हुआ कि क्या उसकी खेती उसकी चाची की खेती से अधिक थकाऊ थी। क्यूई शोधन क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद जियांग शियाओबाई में जन्मजात हरी लकड़ी की आध्यात्मिक ऊर्जा के इस तंतु के सार के कारण आध्यात्मिक ऊर्जा का एक अत्यंत उच्च स्तर प्राप्त हुआ। उसका जादू ठोस और शक्तिशाली हो गया। उसकी शक्ति भ्रूण श्वास की 10वीं परत की तुलना में अतुलनीय रूप से अधिक हो गई। इसके अलावा इस जन्मजात हरी लकड़ी की आध्यात्मिक ऊर्जा ने उसे पेड़ों की आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने लिए उपयोग करने की अनुमति दी, जिससे उसकी लकड़ी आत्मा कब्जे का जादू बहुत बढ़ गया। फुअर, इधर आओ। माँ तुम्हें लकड़ी के कौशल का उपयोग करना सिखाएगी। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे नितंबों को नहीं खिलने दूंगा। माँ, मुझे एक पूर्वाभास हुआ है। मुझे कुछ समय के लिए एकांत में ध्यान करने की आवश्यकता है। शायद आपको पहले लिटिल शो को सिखाना चाहिए। यांग फू सीधे 5 तत्वों के एकत्रीकरण आत्मा सरणी के तहत एक ध्यान मुद्रा में बैठ गया और यहाँ तक कि अपने लिए एक एकत्रीकरण क्यूई गोली भी खा ली। यांग फुशुओ, जो वर्तमान में मिट्टी पकाने के लिए आग उगल रहा था, वो जियांग शियाओबाई को हताशा में दांत पीसने पर मजबूर होना पड़ा। हाँ, यह क्या है। यह तो आपातकालीन बचाव है यांग। जेनशुओ ने जोर से हंसते हुए कहा कि यांग फू किसी भी नुकसान को सहन करने के लिए अनिच्छुक है और ताकतवर के सामने झुकने की उसकी प्रवृत्ति है। यह एक निश्चित संकेत है कि वह परिवार का मुखिया बनने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति है। यांग गेनशुओ के दृष्टिकोण से जियांग शियाओबाई की प्रतिभा, जो अभी अभी क्यूई शोधन क्षेत्र में आगे बढ़ी थी, एक से बढ़ गई थी। ग्रीन वुड स्पिरिट चार्म मौत का स्तर लंबे समय तक चलने वाले प्रभाव के साथ लगातार खुद को फिर से भरने के लिए आसपास के वुड एलिमेंट आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है। यहां तक कि सहज आध्यात्मिक ऊर्जा के भी विभिन्न स्तर होते हैं और उच्च स्तर पर अधिक मजबूत प्रतिभा बोनस मिल सकता है।